हेलो, गुड इवनिंग और नमस्ते सभी को। यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट, हायर एजुकेशन या फिर आप फॉरेंसिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री सिलेबस आपके सामने है और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसकी चर्चा भी करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूं, ये है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्वेश्चन ऑन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट बेस्ड ऑन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अगर आप एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं क्योंकि जीएस का पोर्शन है और हायर एजुकेशन में 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ 10 टॉपिक्स हैं, है ना। काफ़ी बच्चों ने वो वीडियो देखा भी है, इसमें 10 टॉपिक्स आपके पास हैं। अब ऑब्वियस बात है सर, एक टॉपिक से आप मान के चले 10 क्वेश्चन बनेगा, एवरेज तो यही कहता है। और अगर आप इसमें देखें तो सर इसमें टॉपिक हैं बहुत सारे, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट, है ना, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों ही हैं, और फोकस करके बोला है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। और आप मान के चलिए कि 10 क्वेश्चंस हैं आपके टोटल हिस्ट्री में, तो उससे एंशिएंट लगा लीजिए, मिडाइवल लगा लीजिए, मॉडर्न लगा लीजिए, तो आप मान के चल सकते हैं कि अगर 2 से 3 प्रश्न यहाँ हैं तो 2-3 प्रश्न यहाँ भी हो सकते हैं और 2-3 प्रश्न यहाँ भी हो सकते हैं। मतलब अगर मैं ओवरऑल एवरेज देखूँ तो 3-3 और इसमें से 4 क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। ठीक है, ऑन एन एवरेज हमें एवरेज तो यही सिखाता है कि 10 टॉपिक हैं तो 100 क्वेश्चन आने एक टॉपिक से, मतलब आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। और इसमें भी 3 टॉपिक हैं, एंशिएंट है, मिडाइवल है, मॉडर्न है। तो सर मान के चलिए कि इसमें से आपके जो हैं 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, क्वेश्चन आते भी यहाँ से ज़्यादा हैं, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा मान के चलेंगे। अब आपको क्या बेनिफिट होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री अपने में एक पूरा बड़ा टॉपिक है, और आप जानते हैं खुद में अपने में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप जानते हैं कि भाई उसमें पूरा 11th-12th का, है ना, हिस्ट्री हमें पढ़ना होता है। इसमें 11th में आपका एंशिएंट होता है, मिडाइवल होता है, 12th में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री होता है, अगर आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। अब सर यही हमारे मन में आएगा कि सर हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि इसमें तो केवल लिख दिया इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में तो आपका सारा आएगा सर गांधीयन एरा वगैरह सब कुछ, तो कैसे पढ़ना है। तो देखिए, पढ़ने का सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी, जो काफ़ी लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है उन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी होगी। और अपकमिंग एग्ज़ाम आपका यूकेपीएससी के भी पद आए हैं, उसकी भी तैयारी आप कर रहे होंगे, तो उसके लिए भी ऑब्वियस बात है एनसीईआरटी पढ़ी होगी। बट जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो भी टेंशन ना लें। मेरा जो पढ़ाने का मोटिव है, मैं किस बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए, सबसे पहली बात, मैंने सिलेबस एनालिसिस करा है, सिलेबस में बस सीधी सी बात लिखी है। इसके बाद मेरे पास बचते हैं सर PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही हम तैयारी करेंगे। ऑब्वियस बात है, अपने आप में क्वेश्चन 2 ही या 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं, वो कुछ भी आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसीलिए देखो, मैं ये बात कहूँगा कि जब आप दवाई लेने जाते हैं तो ऑब्वियस बात है हम उस डॉक्टर पे भरोसा करते हैं कि इनकी दवाई हमें हेल्प करेगी। तो सेम इस वक्त मुझे आप वो डॉक्टर मान सकते हैं, क्योंकि देखो, मैं कुछ भी रैंडम नहीं पढ़ाने वाला। PYQs मैंने एनालिसिस करे हैं, और इस एग्ज़ाम के नहीं, इसके लेवल पे या लेवल 4 का एग्ज़ाम आपको पता होना चाहिए। और इस लेवल पे जितने भी एग्ज़ाम हैं, क्या उनका लेवल होगा, उस ट्रेंड को भी मैंने एनालाइज करा है, और इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है उसको भी एनालाइज करा है। तो कुछ भी मैं रैंडम नहीं पढ़ा रहा। बाकी आपको विश्वास होना चाहिए, ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं वो बेस्ट पढ़ रहे हैं, मेरे एंड से वो बेस्ट है, ठीक है। बाकी देखो, मेहनत आपने करी है, सिलेक्शन आप सभी लीजिए, ठीक है। और मेन चीज़, रिवीजन जरूर करना है। और आप ज़रा समझ के देखिए कि आपको 200 मार्क्स के लिए केमिस्ट्री भी तैयार करनी है ना, 200 मार्क्स की केमिस्ट्री भी तैयार करनी है अगर आप हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप फॉरेंसिक साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो 75 मार्क्स की भी वहाँ आपको केमिस्ट्री तैयार करनी है। तो केवल एक टॉपिक को ही इतना डीप में खींचना, आई थिंक इस समय पे तो बिल्कुल भी खास नहीं है। और वैसे भी मैं कहता कि इतना फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप PYQ एनालिसिस खुद से कर सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं कर सकते हैं तो ऑब्वियस बात है, मैंने अपनी तरफ से ये पूरे अच्छे से किया है। तो शुरू करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, और मैं शुरुआत कर रहा हूँ टॉपिक को एडवेंट ऑफ यूरोपियन से, है ना। और अब मैं इस पे नहीं जाऊँगा कि काफ़ी लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कब से मानते हैं, और हो सकता है अगर मैं इसे यूट्यूब पे डालूँ तो वहाँ भी कमेंट आएगा कि सर मॉडर्न हिस्ट्री का एरा तो ये होता है, काफ़ी लोग ये बताते हैं।
मैं उस डिप्लोमेटिक आंसर या क्वेश्चन पे नहीं जा रहा, सिंपल सी बात है, मैं शुरू कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन आता है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और ये जो क्लास है आपको इन्हीं एग्ज़ाम में हेल्प करेगी और इसके साथ साथ यूके ट्रिपल एस सी के जो एग्ज़ाम आते हैं उसमें भी हेल्प करेगी। अपकमिंग आपके जो भी एग्ज़ाम होंगे रिवीजन करके जाना, एंड टाइम लास्ट मिनट रिवीजन जो कहते हैं वो आपको ये देगा। ठीक है, पढ़िए पूरा, पर ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं अपने एंड से पीवाई को एनालाइज करके आपके लिए लेकर आया हूँ और जो भी टॉपिक रह गए होंगे या मुझे लगता है कि कोई भी टॉपिक ऐड करना है तो उसके लिए मैं मिसलेनियस क्लास बना के उसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, जो भी टॉपिक मुझे लगेंगे कि ये शायद रह गया है, ये पढ़ा देना चाहिए, तो मिसलेनियस में आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो खैर अब शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैं पढ़ा रहा हूँ एडवेंट ऑफ यूरोपियन, मतलब यूरोपियन आपको पता है भारत में आए थे, यूरोप के लोग कौन कौन आए थे। तो सबसे पहले तो भैया इन भाई साहब का नाम सभी ने सुना है, इट इज़ वास्को डी गामा। ठीक है, इट नहीं कहूँगा, लिविंग थिंग है। खैर, वास्को डी गामा यहाँ पे भारत आए हैं। कहाँ से आए हैं सर? पोर्टुगल से। पहली बात, सबसे पहला प्रश्न यही है कि किस देश से आए थे, तो पोर्टुगल से। कहाँ आए थे? कैलिकट में। और व्हाट इज़ द ईयर? इट इज़ 1948, है ना, बहुत गलत लिखा है, इट इज़ 1498, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। 1498 में वह भारत आए थे। वेलकम किए गए थे जमोरिन किंग ऑफ कैलिकट, है ना, जमोरिन कैलिकट के किंग हैं, उनके द्वारा इनको वेलकम किया गया था। और फिर से भारत इतना अच्छा लगा इनको कि फिर से 1501 में वापस आए। ठीक है, ऐसा रीज़न नहीं है, ये तो मैंने अपने मन से बोला है, बट ऑब्वियस बात है ये ट्रेडर की तरह भी आए थे। इनको लगा यहाँ भैया मसाले वगैरह अच्छा है, उनको जाके मैं ट्रेड कर दूंगा। हालांकि मेन रीज़न तो उसका एक्सप्लोरेशन का था, पर ऑब्वियस बात है ट्रेडर की तरह ये गए थे यहाँ से, है ना। और क्या क्या लेके आए थे? ये टोमेटोज़, पोटैटोज़, ये भारत में नहीं होते थे, है ना। अगर 1500 के पहले के अगर आप बात करो तो टमाटो, है ना, ये आलू, ये सब भारत में नहीं होता था। ये सब ये लेके आए। आई थिंक ये जब अपने साउथ अमेरिका के टूर पे गए थे तो वहाँ से टोमेटोज़ वगैरह, पोटैटोज़ वगैरह लेके आए। और आज हम लोग आई थिंक आलू, ऐसा कभी ना हो कि किसी दिन आलू ना बनता हो, है ना। डेली सुबह शाम एक टाइम तो बनता ही है आलू। ठीक है, अब सबसे पहले अगर कोई पोर्टुगीज़ आए हैं तो ध्यान रखना, वाइस रॉय, है ना, पोर्टुगीज़ वाइस रॉय की अगर मैं बात करूं तो वह आए हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, तो ये वास्को डी गामा एज ए ट्रैवलर आए थे, कैलिकट में उतरे थे, ध्यान रखना है। और अगर मैं बात करूं पोर्टुगीज़ वाइस रॉय कौन आए थे भारत में, तो वह हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, अब जब ये आए तो उन्हें लगा भैया कि जो भारत है उसके समुद्री तट, है ना, वहाँ पे कोई इतनी अच्छी फोर्सेस नहीं हैं, तो क्यों ना वहाँ पे हम उसको एक्वायर्ड करने जाएं। तो अल्फांसो दी अलबुर्कक, अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो उन्होंने गोवा को एक्वायर कर लिया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से। ठीक है, ऑब्वियस बात है, शुरू में तो ये कहा होगा कि हमें ट्रेड करना है, व्यापार करना है, और फिर धीरे धीरे आगे यहाँ पे ऑब्वियस बात है अपना अधिग्रहण जमा करना शुरू कर दिया था। अब एक और प्रश्न जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता दो कि कौन सबसे पहले आया। तो देखो, पोर्टुगीज़ सबसे पहले आए 1498 में, फिर आए ब्रिटिश 1600 में, देन आए डच 1602 में। अच्छा, डच कौन सी कंट्री वाले होते होंगे? तो ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, है ना, नीदरलैंड के ये नेटिव्स होते हैं जिनको हम डच कहते हैं। और लास्ट में आए सबसे फ्रेंच 1664 में। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक चीज़ और सर, पोर्टुगीज़ आए सबसे पहले थे और गए सबसे बाद में, है ना, 1960 में यह भारत छोड़ के गए। ठीक है, और मुझे बताएंगे वो ऑपरेशन कौन सा था जिसके थ्रू गोवा से पोर्टुगीज़ को पूरी तरह से हटाया था। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी याद रखनी है, और उसको याद रखने का तरीका अगर इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि भाई सर निमोनिक से कैसे याद रखा जाए, तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई बार बार नहीं पढ़ोगे भूलोगे, तो PEDF करके याद रखते हैं, है ना। पीडीएफ से देखो, पीडीएफ है ना, बस बीच में ई लगा देना। सर ई तो है नहीं, ब्रिटिश है, अरे ब्रिटिश को इंग्लिश मैन तो कहा जाता है ना, इंग्लिश, तो ऐसा करके याद कर सकते हो, PEDF, है ना, PDF से PEDF, तो ऐसा करके इसको याद कर सकते हैं। मैंने अपना पर्सनली तो ऐसे ही याद करा, मुझे भी कन्फ्यूजन होता है ना। चलिए, तो फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं। ये जब भारत में आए, ट्रेड करा, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज़, है ना, कारखाने, हालांकि कारखाने उस वक्त वो वाली फैक्ट्रीज़ नहीं होती थी। फैक्ट्रीज़ का मतलब जहाँ पे अपना प्रोडक्शन, है ना, कोई भी चीज़ है उसको जमा कर सकें, एक तरीका गोडाउन भी आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले पोर्टुगीज़ आए तो ऑब्वियस बात है इन्होंने अपना फैक्ट्री खोला कैलिकट में। इनको देख के भाई 100 साल बाद ब्रिटिशर्स आए, सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई।
और ध्यान रखना, इन्होंने सूरत में जो फैक्ट्री लगाई वह पोर्टुगीज़ को ही हरा के लगाई थी, ठीक है। फिर देखो डच 1602 मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, मतलब ईस्टर्न साइड में है। फ्रेंच ये सूरत में है, ठीक है, 1668 की बात है। तो इसको हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी याद कर सकते हैं। और ये है प्यारा भारत जिसका मैप। तो मैं आपको लोकेशन बता रहा था, जैसे मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है, मछलीपट्टनम। बाकी सूरत आप सभी को पता है, यहाँ पे सूरत है आपका, ठीक है। और कौन सी जगह रह गई सर? ब्रिटिश सूरत हो गया, कैलीकट रह गया, ठीक है। तो कैलीकट आपका यहाँ, ठीक है, ये है कैलीकट आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आगे है बैटल्स। कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई? देखो सिंपल सी बात है, ये लोग ट्रेड करने आए थे। ट्रेड करने के बाद जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उनके कहते हैं ना हौसले और बुलंद हो गए। अब वो ट्रेड करने की जगह उनको लगा भैया हम यहाँ राज करेंगे तो आई थिंक यहाँ से हम ज़्यादा अच्छा एक्सप्लोइटेशन कर सकते हैं। और जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ ने उस टाइम पे यही करा था, पूरे वर्ल्ड में इन्हीं का राज था, है ना। पूरा अफ्रीका अपने अंदर ले रखा था। साउथ अमेरिका में अब भी देखो फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं सारी, है ना। अर्जेंटीना वगैरह अगर आप देखें तो अब भी फ्रेंच कॉलोनी है। फ्रेंच ऑफिशियली तो नहीं है पर आप देखेंगे कि फ्रेंच लोग ही वहीं रहते हैं। और जो अर्जेंटीनियन हैं उनको आप देखेंगे कि जो फ्रांस है या यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे फ्री उनको रहने को मिल जाता है। मतलब जैसे हम इंडियंस हैं बाहर जाके रहेंगे तो हम तो वीज़ा पे ही जा सकते हैं, बट ऑब्वियस बात है वो वीज़ा पे ना जाके कम्प्लीटली वहाँ की सिटीजनशिप लेके रह सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ आना है भारत में, अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है तो लास्ट 14 साल में आपको 11 साल तो भारत में आप रहने ही चाहिए। प्लस जिस साल आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे उससे 1 साल पहले आप भारत में पूर्णतः रहने चाहिए। फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन भेजेंगे कि जी मैं रहा हूँ, एज प्रूफ भी आप दिखाएंगे। फिर उसके बाद गवर्नमेंट अलाउ करेगी कि भाई आप रह सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। फिर यहाँ के लोगों के लिए आप सूटेबल है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। खैर, तो सबसे पहले ध्यान रखना बैटल ऑफ सवाली या सुवाली भी कह सकता हूँ, सूरत में ही है ये सुवाली। 1662 में एंड ऑफ पोर्टुगीज पावर, पोर्टुगीज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। अब आप कहोगे सर पोर्टुगीज पावर तो डिफीट कर दी, है ना। देखो उनका पावर डिफीट कर दिया पर ट्रेड वगैरह थोड़ा बहुत करने दिया जाता था। तो आपने देखा कि सर ब्रिटिश ने पहली फैक्ट्री अपनी कहाँ बनाई सर? सूरत में बनाई। देखो कितनी प्यारी बात है कि इन्होंने अच्छी खासी जो पोर्टुगीज़ ने अपनी कॉलोनी बसा रखी थी सूरत में उनको हराया 1612 में बैटल ऑफ सवाली में, और खुद देखो 1613 में अपनी पहली फैक्ट्री खोल डाली, है ना। तो ऐसा करके भी इसको ध्यान में रख सकते हो। फिर है नेक्स्ट बैटल ऑफ बेडारा। बेटा जी डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये बैटल्स किसके बीच में लड़ी गई हैं, उसका ईयर कौन सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। आप PYQs, मैं वही तो कह रहा हूँ, PYQs एनालाइज करिए तब पता चलेगा हाँ जी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें क्या हुआ? डच डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, और हराया सबको किसने था? ब्रिटिशर्स नहीं हराया था, है ना। काल बन के आए थे, सभी को हरा डाला। बैटल ऑफ वांडीवास, वांडीवास 1760 में हुआ जिसमें फ्रेंच को हरा दिया गया, ठीक है, और सेम डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। एक चीज़ और याद रखनी है कि एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो मतलब इंग्लिश मैन ही, ब्रिटिशर्स की बात करेंगे तो ब्रिटिशर्स एंग्लो मैन, इनकी और फ्रेंच की फाइट हुई जिसे हम एंग्लो फ्रेंच वॉर कहते हैं, या फिर इनको हम कार्नेटिक वॉर भी कहते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। सिंपल सा प्रश्न बन के आता है कि कार्नेटिक वॉर किन के बीच में लड़ी गई थी, तो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। तो फॉट बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। ये टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी क्षमा कीजिएगा, ठीक है। आगे आपको ध्यान में रखना है इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। भारत में जो रियासतें थी आपको पता है पहले राजा महाराजा होते थे, उनकी रियासतें होती थी। तो उसमें सबसे रिचेस्ट अगर मैं कोई प्रिंसली स्टेट की बात करूँगा तो वह है बंगाल, ठीक है। और बंगाल में आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो मैं वही कहूँगा, मैं बहुत सारी कहानी आपको बता सकता था कि बंगाल का, है ना, उस टाइम पे जो है नवाब कौन था, बट वो सब छोड़ो, स्किप डैट। इतनी सारी बातें इस टाइम पे हमें रखनी ही नहीं है। इतना टाइम यहाँ देने से बढ़िया है कि आप अपने प्रैक्टिकल पोर्शन को समय दीजिए, है ना। केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स रह गए उनको तैयार कीजिए, उनका रिवीजन कीजिए। तो इसलिए मैं बार बार यहाँ पे समय वेस्ट नहीं करूँगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि बंगाल में अपना जो है शासन जमाने के लिए, है ना, ब्रिटिशर्स ने पहले बैटल ऑफ प्लासी लड़ी। कब हुई? डेट याद कर सकते हो, क्रोनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757, ठीक है। इसमें सिराज उद दौला, है ना, जो नवाब है,
इसको डिफीट कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर इसी के बाद नेक्स्ट हुआ बैटल ऑफ बक्सर। सुना आप सभी ने नाम होंगे, बैटल ऑफ प्लासी भी सुना होगा, बैटल ऑफ बक्सर भी सुना होगा, बक्सर भी सुना होगा। अच्छा, प्लासी और बक्सर है कहाँ? सर ये दोनों ही पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखना। तो बैटल ऑफ बक्सर ये कब लड़ा गया? 22 अक्टूबर 1764 में, ध्यान रखना, 7 साल बाद लड़ा गया। और देखो कैसे इन्होंने अपनी पावर जमाई कि 1760 में तो वेंडी वॉश करके आए, वॉश करके आए, किसको धो के आए हैं? वेंडी वॉश है ना, वेंडी वॉश करके आए, अच्छे से धोए। किसको धोया सर? फ्रेंच को धोया, फ्रेंच को धो डाला। फिर 1757 में पहले युद्ध कर रखा था, कौन सा सर? बैटल ऑफ प्लासी। फिर 4 साल में फिर युद्ध कर रहे हैं, और साथ में युद्ध उनके साथ चल रहा है मराठास के साथ, है ना। वहाँ पे युद्ध चल रहा है आपका आपका मैसूर वॉर, है ना। तो ये सभी के साथ युद्ध कर रहे हैं, और देखो कैसे नीतियाँ बनाई हैं कि यह जीत रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी। खैर आ जाइए, बैटल ऑफ बक्सर, डेट याद रखनी है, किसके बीच में हुआ था? सूजा उद्दौला। देखो ये बड़ी कन्फ्यूजन करता है, सिराज उद्दौला है, ऑब्वियस बात है, वो बैटल ऑफ प्लासी में हार चुके हैं। ये है सूजा उद्दौला अवध के। मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल। कहानी क्या थी कि जो मीर कासिम था इसको पपेटरी नवाब बनाया था, क्योंकि ऑब्वियस बात है बंगाल पे तो ये अपना आधिपत्य जमा चुके थे। तो मीर कासिम ने क्या करा भैया, और इन पे क्या करा, युद्ध लड़ा। तो ये क्या करते थे, युद्ध हुआ तो इंडेमनिटी लगा देते थे कि भाई तुमने युद्ध में इतना नुकसान करा है तो तुम मुझे इतना पैसा दोगे। अब भाई मीर कासिम को लगा इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, तो ये अपनी जगह से भाग जाता है और जाता है अवध के उस वक्त नवाब के पास जो है सूजा उद्दौला, उनसे हेल्प मांगता है कि जी हम मिल के लड़ते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और शाह आलम उस टाइम पे ऑब्वियस बात है मुगल्स थे, मुगल वैसे ही आपके डिक्लाइन करना शुरू कर गया था आफ्टर औरंगजेब। तो जो शाह आलम हैं ये उस वक्त ऑब्वियस बात है दिल्ली में राज कर रहे थे, तो इनके पास गए कि मुझे जो है आपकी हेल्प चाहिए, फाइट करनी है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो ब्रिटिशर्स रॉबर्ट क्लाइव थे, ऑब्वियस बात है वो इस वक्त गवर्नर थे बंगाल के। ये भी ध्यान में रखना है कि पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, नॉट गवर्नर जनरल, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो गवर्नर कौन है पहला बंगाल का? ऑब्वियस बात है बंगाल पर जीत दिलाई रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है ना। और रॉबर्ट क्लाइव को ही कहीं ना कहीं नींव माना जाता है कि किस तरीके से वहाँ पे बंगाल पे उन्होंने अपना जो है आधिपत्य जमाया। तो रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर्स की फाइट हुई 3 से, सूजा उद्दौला अवध, है ना, मीर कासिम जो मेन था जिनकी वजह से ऑब्वियस बात लड़ाई हुई है, और शाह आलम, ठीक है। तो ये तीनों हैं, सूजा उद्दौला, मीर कासिम, शाह आलम, इन तीनों की लड़ाई हो रही है, किससे हो रही है? रॉबर्ट क्लाइव से। आउटकम इसका ये रहा कि सर युद्ध के बाद जब ये हार गया, है ना, कौन हारा? मीर कासिम हार गया, शाह आलम हार गया और सूजा उद्दौला हार गया। तो वहाँ पे हुई ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ कि जो दीवानी राइट्स हैं, है ना, दीवानी राइट वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा के, ये किसको दे दिए गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच में हुआ है? ध्यान में रखना, किसके बीच में हुआ है सर? सूजा उद्दौला जो कि अवध के उस वक्त नवाब है, मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, और शाह आलम जो ऑब्वियस बात है वीकर मुगल कह सकते हो। इनकी ट्रीटी हुई थी ब्रिटिशर्स के साथ कि हम आपको दीवानी राइट दे देंगे, ठीक है, एक तरीके से समझ लो ट्रेड के राइट दे देंगे कि आप जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में ट्रेड कर सकते हो बिना किसी पैसे के, ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, ये है दीवानी राइट्स। अब रॉबर्ट क्लाइव ने एक और चीज़ करी है, इसको ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट किसने इंट्रोड्यूस करा था? तो रॉबर्ट क्लाइव है। और क्या ध्यान रखना है? गवर्नर जनरल है बंगाल का, ये भी ध्यान में रखना है। फिर अगला जो रियासत है ये है मैसूर, है ना, हम इंपॉर्टेंट रियासतें देख रहे हैं, ये ध्यान में रखना। तो मैसूर में पहले जो राज्य था वो था वडिया डेंसिटी का, है ना, वडिया राजवंश। फिर ऑब्वियस बात है उसकी आर्मी में एक हैदर अली नाम का, ऑब्वियस बात है कह सकते हो उनका मेन क्या कहते हैं सेनापति था। एंड में ऑब्वियस बात है किसी कारणवश राजा की डेथ हुई तो उसने अपना जो है अंडर पूरे मैसूर को ले लिया। तो हैदर अली उस टाइम पे रूलर था जब ब्रिटिशर्स मैसूर चाहते थे, मैसूर काफ़ी बड़ा एरिया था, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे हमारे अंडर आ जाए। और जब हैदर अली मर गया तो उसका सन टीपू सुल्तान, है ना, नाम सारे आपने सुने होंगे, तो उसका जो बच्चा है, बेटा है टीपू सुल्तान, फिर ऑब्वियस बात है उसने लड़ी फाइट।
और ऐसा देखा गया एंग्लो मतलब इंग्लिश और मैसूर, इनके बीच में वार हुआ। टोटल कितनी फाइट्स हुई? 4 फाइट हुई या 4 वार हुई। और एंड में ये हुआ, पहले की शुरू की 2 में हैदर अली हार गया और बाद की 2 में टीपू सुल्तान हार गया, बल्कि टीपू सुल्तान को तो मार ही दिया गया। तो ब्रिटिश डिफीट टीपू। तो 4th जो एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी उसमें ब्रिटिशर्स ने टीपू को हरा दिया था। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ब्रिटिशर्स ने किस वॉर में जो है टीपू सुल्तान को हराया था, तो 4th एंग्लो मैसूर वॉर है, तो इसको ध्यान में रखना है। फिर है नेक्स्ट मराठा एम्पायर, है ना। पूरा एक टाइम ऐसा था कि जब मराठा ने आपका पूरा जो है साउथ में, है ना, नॉर्थ में, ईस्ट में, हर जगह मराठा ही थे। और सबसे मेन आपने देखा होगा बाजीराव, है ना, बाजीराव के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन देखने को मिला। खैर, तो मराठा में भी जो है एंग्लो मराठा वार हुई। 3rd एंग्लो मराठा वार में ब्रिटिशर्स ने मराठास को जो है पूरा हरा दिया और पावर जो है अपने अंडर ले ली। फिर वही अपने पपेटरी जो है हेड को बिठा देते थे कि भाई तुम राज करो, इतना पैसा तुम हमें जो है दे दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद अभी हम अलायंस की बात भी करेंगे आपसे आगे। फिर आते हैं सिख पे। तो 2nd एंग्लो सिख वॉर में ब्रिटिशर्स ने जो है पंजाब का रीजन वो भी अपने अंदर ले लिया था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो 2nd सिख वॉर है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि 1st सिख वॉर या 1st एंग्लो सिख वॉर है, 2nd एंग्लो है, 3rd है, 4th है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो मैं आपसे कहूँगा, अब इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, एक बात समझ में आई कि सर हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें इस एग्ज़ाम की गरिमा भी देखनी है कि भाई ये लेवल 4 का एग्ज़ाम है। और लेवल 4 के एग्ज़ाम में अगर आपके एग्जामिनर ज़्यादा हार्ड पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा भैया उन्हें लैब असिस्टेंट तो शायद नहीं चाहिए, क्योंकि साइंस वाला पद है ना, और फिर इसमें आप जीएस ज़बरदस्ती वाला दे रहे हो, तो फिर वो भी सही नहीं। एक लेवल होना चाहिए एग्ज़ाम का कि लेवल 4 का पद है ना। जैसे केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी हमने देखे, लेवल 4 में ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है, बट एट लास्ट बहुत ज़्यादा लेवल नहीं बढ़ सकता है ना। चलिए, तो आगे देखते हैं ट्रीटीज़ कुछ, किस ट्रीटीज़ से बेसिकली रूल करा गया। तो सबसे पहले है ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस, जिसको हम सहायक संधि भी कहते हैं। ये ट्रीटी जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने जनरली इसको फाइनल शेप दिया था। इससे पहले भी काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं उनको सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अपने अंडर ले लिया गया था। सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये होता है कि हम आपके पास जा रहे हैं, मान लीजिए आप राजा हैं, हम आपके पास आ रहे हैं कि भैया युद्ध कर लेंगे हम तुमसे, या तो हमारे अंडर आ जाओ, हम युद्ध नहीं करेंगे, है ना, तुम हमारे क्या हो जाओगे, सब्सिडरी अलायंस हो जाओगे, और तुम पे कोई युद्ध करेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। फ़ायदा क्या हुआ? एक तो जिनको सब्सिडरी अलायंस अपना बनाया उनसे कहेंगे ला भाई पैसा दे, हम तुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं ना, प्रोटेक्शन मनी निकालने का, तो हम तुझे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्शन मनी निकालने का मजनू भाइयों में, है ना, सेम वो कहानी। तो प्रोटेक्शन मनी देंगे, फिर वही अगर तुम पे किसी ने फाइट कर ली तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, और सेना डबल हो जाएगी कि जितनी सेना हमारी है प्लस तुम्हारी सेना होगी, डबल हो गया। पर ये भी चीज़ देखेंगे ट्रीटीज़ में कि भाई तुम्हारी सेना हम हटा ही देंगे और फिर हम अपनी ही सेना यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, चलिए खैर, तो सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस की कुछ और कहानी कि जो ये EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर आप कोई भी फॉरेन अफेयर कर रहे हो, मतलब अपनी जो भी आपका राज्य है उससे बाहर अगर आप बात कर रहे हो, तो सबसे पहली बात EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरमीडिएशन होना जरूरी है। मतलब वो बीच में बात करेगी या आपकी जगह वही बात करेगी, आपको डायरेक्ट बात करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और जितने भी आपके यहाँ फॉरेन पार्टी हैं, मतलब आपको पता है ब्रिटिशर्स के अलावा फ्रेंच भी मौजूद हैं और पोर्टुगीज़ भी हैं, डच भी हैं, तो वो आपके जो है राज्य में नहीं होंगे। ठीक है ना, केवल कौन होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, वही बात करेगी। हाँ, उनसे अगर आपको किससे बात करनी है तो उनके ही सहारे, उनका ही कोई अधिकारी वहाँ पे होगा, उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे। तो ऑल फॉरेन पार्टी मे बी रिमूव्ड और नॉट होस्ट एनी अदर फॉरेनर, है ना, तो रिमूव या फिर उसको हम जो है नहीं रखेंगे या होस्ट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद कंटीजेंट ऑफ ब्रिटिश ट्रूप टू बी स्टेशन इन द कैपिटल ऑफ द नेटिव स्टेट, तो जो कैपिटल होगी जहाँ पे ऑब्वियस बात है राजा वगैरह होंगे, तो वहाँ पे जो है ब्रिटिश की ही ट्रूप होगी, और जो नेटिव ट्रूप होगी उसे हटा दिया जाएगा, डिसबैंड कर दिया जाएगा, है ना, डिसबैंड। तो नेटिव ट्रूप्स व डिसबैंड। ब्रिटिश ट्रूप जो है, ऑब्वियस बात है जब आपके यहाँ कोई सेना काम करेगी उसको पैसा भी चाहिए, तो पैसा वो नेटिव स्टेट जिनके यहाँ वो सेना आ रही है, आप उसको चाहे तो कैश में या फिर ऑब्वियस बात है कोई भी उपहार देके, कई बार लैंड दी जाती थी कि इतना लैंड आपके पास है, इसमें आप खेती करो, जो भी करो, वो सारा प्रोडक्शन आपका ही होगा, है ना, उस सेना का ही होगा जो सेना आपके यहाँ है।
ठीक है। अब एक जो पर्सन था वो राजा के दरबार में ही बैठता था, वो बस देख रेख करता था कि क्या चल रहा है, वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बट हाँ वही है, डीप में है तो इतनी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ यही है कि भाई क्या होता है अगर 4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तब थोड़ा सा डीप में जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट यही पूछेगा कि भाई जो सहायक संधि है किसने दी है। तो ध्यान में रखना लॉर्ड वेलेस्ली है। ऑप्शन में आर्थर वेलेस्ली भी हो सकता है, ध्यान देना। आर्थर वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली का भाई है ना, तो दोनों ही अंतर है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लैप्स का मतलब ही होता है भैया खत्म हो जाना, किसी चीज़ का एंड हो जाना। कैसे हो रहा है जरा देखते हैं। इसको फाइनलाइज किसने करा था, मतलब फाइनल शेप किसने दिया था, लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लैप्स के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी नेटिव स्टेट का, ठीक है, उत्तराधिकारी नहीं है ना, पहले क्या था कि भाई किसी राज्य का, मतलब मान लो किसी राजा का अगर कोई पुत्र है तो ऑब्वियस बात है वही अगला राजा होने वाला है। अगर इन केस नहीं होता था तो वो अपनी मर्जी से किसी को भी उत्तराधिकारी बना सकता था। ठीक है, बट हुआ क्या, जब डलहौजी आया इसने कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा, यदि आपके पास आपका नेचुरल उत्तराधिकारी है, मतलब उसी राजा का पुत्र है, तो ही हम उसको जो है राजा मानेंगे, अदरवाइज हम अपनी मर्जी से किसी को भी राजा बना देंगे। अगर राजा का पुत्र नहीं है तो अपनी मर्जी से किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बना सकता, वो ब्रिटिश इंडिया ही डिसाइड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद है कुछ हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट। अब मैं इनको यहाँ नहीं पढ़ा रहा, वाई सर, मैं पॉलिटी में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब ही था हमारे भारत देश में यूरोप से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, वो कंपनी आई थी कि भाई हम ट्रेड करेंगे, पर ट्रेड से उन्होंने क्या कर दिया, है ना, ट्रेड करने आए थे पर ट्रेड की जगह हम पे राज कर दिया, है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी कि भाई इस कंपनी पे हम देख रेख करें, क्यों, क्योंकि करप्शन बहुत करने लग गई थी। पता चला ट्रेड करने गए हैं और गए हैं सरकारी खर्चे पे, और पता चला अपने घर भर के ला रहे हैं, है ना, अमीर बन के आते थे बिल्कुल। तो उनको रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट बनाए गए। अब ये चार्टर एक्ट बनाता कौन था, तो ये बनाती थी क्वीन, है ना, क्वीन किंग जो भी होते थे ये चार्टर एक्ट बनाते थे। इन्हीं को रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता था कि कैसे हम उस कंपनी को रेगुलेट करेंगे। तो पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया ये 1773 में आया। और देखो थोड़ी क्रोनोलॉजी को भी ध्यान में रखिए। 1757 में बताइए कौन सा युद्ध हुआ सर, अभी पढ़ा था, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। 1764 में सर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। फिर कौन आए जी, रॉबर्ट क्लाइव आए। रॉबर्ट क्लाइव भैया ने ऑब्वियस बात है बंगाल पे राज कर दिया। फिर 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना, फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 में जब पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया तो जो गवर्नर ऑफ बंगाल था वो बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, जीजी ऑफ बंगाल। पहला था जी ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल, फिर बन गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जीजी ऑफ बंगाल। अब ये कौन थे वो भी लिखा हुआ है मैंने, लॉर्ड वेरन हास्टिंग, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं सब आपको। ठीक है, और ये रेगुलेटिंग एक्ट, इसकी कहानी क्या रखी गई कि सर हम हर 20 साल में आपके लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाएंगे, जो भी कमियां होंगी उसको हम पूरा करेंगे। तो मतलब 1773 में अगर पहला आया है तो सर अगला कब आएगा, तो सर अगला आएगा, ये सब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, 1793 में। फिर कब आएगा, और 20 साल जोड़ दो, कितना बना 1813, फिर जोड़ दो 20 साल 1833। ठीक है, तो मैं आपको सारी बातें पढ़ा चुका हूँ इंडियन पॉलिटी वाली क्लास में, देखिएगा। इसके अलावा मैंने डायरेक्ट बात करी है 1833 वाले एक्ट की, वाई, क्योंकि ऑब्वियस बात है धीरे धीरे जिस तरीके से ब्रिटिशर्स ने पूरे इंडिया को जीतना शुरू कर दिया था, तो पहले समझो बंगाल वाला एरिया पूरा इन्होंने कवर करा। फिर जब इन्होंने पूरा भारत कवर कर लिया तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको क्या बना देंगे, भाई पूरा भारत को कवर कर लिया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना देंगे उसे। भाई जितना ज़्यादा एरिया कवर करोगे उतना ही तुम्हारा जो है उसको उतना बड़ा ही पद दे देंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। और वे कौन है ध्यान रखना है, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो सारी ही बातें याद रखनी है। गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किस रेगुलेटिंग एक्ट में आया ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये शायद यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन भी है कि किस चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पिछले साल का यूपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, और स्टेट पीसीएस में तो जाने या पीएससी में ऐसे एग्जाम्स में तो जाने कितनी बार आ चुका है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है ना, तो कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, ध्यान में रखना। इसके अलावा 1858 का जो यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसे हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहते हैं,
कि भाई 1853 में सर लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके जस्ट 4 साल बाद 1857 की क्रांति हो गई, है ना। सभी जानते हैं इस क्रांति के बारे में, लगभग सुना तो सभी ने होता है कि 1857 में क्रांति हुई थी, जिसको हम सिपाही म्यूटिनी भी कहते हैं, है ना, सिपाही विद्रोह, जिसमें मंगल पांडे वगैरह, सबसे पहले दिमाग में नाम ये आना चाहिए मंगल पांडे। और याद कीजिए जो आपका एनवायरमेंटल सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपसे पूछा ही गया है क्वेश्चन कि जो आपके मंगल पांडे हैं ये किस जो है बटालियन से थे, है ना। तो 36 रॉयल इन्फेंट्री डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आया, क्राउन्स रूल आया कि भैया अब जो क्वीन है वो सीधा राज करेंगे, अब हम रेगुलेट कर ही नहीं रहे, अब हम सीधा, है ना, क्वीन ही राज करेंगी अब भारत पे। तो क्राउन्स रूल इसे कहा गया 1858 के इस एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस को। और डायरेक्ट याद रखना क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, तो मैंने वही इंपॉर्टेंट बातें ली हैं जहाँ से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं या यहाँ से रिपीट हो रहे इन रिसेंट। तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या लेकर आया, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, जिसको हम क्राउन रूल कहते हैं। इसमें क्या हुआ सर, शुरू में हमने देखा हमारे पास है गवर्नर, है ना, गवर्नर ऑफ बंगाल। फिर देखा रेगुलेटिंग एक्ट आया, जीजी ऑफ बंगाल बन गए। फिर आया 1833 का एक्ट, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जीजीआई। और जैसी ये म्यूटिनी हुई, है ना, यहाँ के लोगों को बताने के लिए हम तुम्हारा उद्धार करने आए हैं, और अब तो बहुत अच्छा उद्धार होगा क्योंकि आपकी जो रानी है ना, इंग्लैंड की जो रानी है वो डायरेक्ट आप पे राज करने जा रही हैं, अब तो बल्ले बल्ले है। तो ये कह के एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस आया। और एक और चेंज यहाँ पे हमें मिला, एक और फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिला, हमें नहीं ब्रिटिशर्स को, कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी, वाइसराय ऑफ इंडिया। ये जो वाइसराय ऑफ इंडिया है इसके बीच में एक इंटरमीडिएट होगा जिसको हम कहेंगे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताएगा कि इंडिया में क्या चल रहा है ना। अब डायरेक्ट रूल करना है, क्राउन रूल है, तो भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट अब डायरेक्ट इंडिया को देखेगी कि इंडिया में क्या चल रहा है। तो उसको देखने के लिए उन्होंने एक सेक्रेटरी बिठा दिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया पे पूरी नज़र रखेगा। और फिर राज कौन करेगा सर, वहाँ पे राज कर रहा है क्वीन के नाम पे, या क्वीन के नाम पे काम कौन करेगा सर, वो वाइसराय काम करेगा। तो वाइसराय इज रेस्पॉन्सिबल टू सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात समझ में आई कि कहाँ गवर्नर बंगाल था, कहाँ फिर जीजी ऑफ बंगाल बना, फिर बना जीजी ऑफ आई, मतलब इंडिया का गवर्नर जनरल बन गया। फिर इसके बाद हम अच्छा करेंगे भारत देश का, है ना, और जो है हम क्या बनाएंगे, हम अब बनाएंगे वाइसरॉय। और पहला वाइसरॉय कौन है, ध्यान में रखना है। तो जो पहला वाइसरॉय है ये है, जल्दी से कौन है, विलियम बेंटिक। ठीक है, आई थिंक मैंने यहाँ लिखा नहीं है, नहीं लिखा है, चलो ठीक है। तो कौन है, विलियम बेंटिक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए तो अब क्या चलेंगे सर, अब वाइसराय ही चलेंगे जब तक आज़ादी नहीं मिलती। मतलब कहने का ये है कि अब 1858 से अब 1947 जब तक आज़ादी नहीं मिल रही, तो हेड ऑफ स्टेट कौन है सर, वाइसराय है ना, वाइसराय। ये किसको जवाबदेही होगा, इसकी जवाबदेही सारी सेक्रेटरी को होगी। सेक्रेटरी ही जवाबदेही किसको देगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, मतलब डायरेक्ट जो क्वीन है उनके अंडर ये बात पहुँचाएगा। ठीक है, तो मतलब आगे आने वाले जो 90 साल हैं उसमें वाइसराय ही काम करेगा। ठीक है, तो कैसे, गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर वाइसराय। ठीक है, और पहला वाइसराय कौन है, ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता है। अब एक और यहाँ पे प्रश्न जो रिपीट हुआ है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसका मतलब क्या है, जिसको हम लॉर्ड मैक्यूले मिनट्स भी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या है। ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी आई थी, या लॉर्ड मैकेले जो आए थे, है ना, ये लेके आए थे कि भैया हम एजुकेशनल रिफॉर्म करेंगे, भारत के लोगों को पढ़ा लिखा बनाएंगे, एजुकेशनल रिफॉर्म करेंगे हम भारत में, है ना, पढ़े लिखे लोग हैं हम तो। और जो हैं इनको वाइट मैन बर्डन भी कहा जाता था ना भारतीय को, भैया काले, जितने भी काले लोग हैं ये सफ़ेद लोगों के बर्डन हैं, इनको ये बिल्कुल ही मतलब क्या कहते हैं उसे, अच्छे से मैनर्ड नहीं है, हमको मैनर्ड बनाने आए हैं, है ना, बिल्कुल इनको अच्छे से हम बना के जाएंगे। तो उनके लिए हम एजुकेशनल रिफॉर्म लेके आते हैं। अब एजुकेशनल रिफॉर्म भी कैसा लेके आए, उसको नाम दिया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, हालांकि नाम बाद में दिया गया है, पर इसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप पैसा खर्च करें एजुकेशन पे, किन का, अपर क्लास और मिडिल क्लास का। क्योंकि ऑब्वियस बात है भाई, हमारे यहाँ तो क्लासेस डिवीज़न था, है ना, अपर क्लास स्वर्ण हो गया, आपके ओबीसीज हो गया, तो ऑब्वियस बात है वर्गीकरण थोड़ा डिफरेंट कर दिया। पर उस टाइम का वर्गीकरण ऑब्वियस बात है टचेबल अनटचेबल तक जाता था। तो उन्होंने कहा जो अपर क्लास है या मिडिल क्लास हैं, इन्हीं पे आप जो है एजुकेशन पे पैसा लगाइए,
और ये अपने आप रेडिएट कर देंगे उस एजुकेशन को अमंग द मासेस। ऑब्वियस बात है, अगर आप इनको पढ़ा लिखा बनाओगे तो यही आगे एजुकेशन को प्रोपोगेट करेंगे। पर मैं आपको बता दूं, ये एजुकेशन का जो इनका आइडिया था, इसी ने सारा खेल बिगाड़ा। जहाँ इंडिया एजुकेट उस टाइम पे हुआ था वहीं वाट लगना शुरू हो गई थी, है ना। वहीं फिर हमारे बड़े बड़े एडवोकेट्स आए, और ऑब्वियस बात है उन एडवोकेट्स में जिसमें गांधी जी, है ना, जवाहरलाल नेहरू, सारे ही पहले तो एडवोकेट्स ही होते थे। तो ऑब्वियस बात है इन सब ने मिलकर उन्हीं के पेच उन्हीं पे खेल दिए, है ना। और लास्ट में हमने ऑब्वियस बात है 1947 में आज़ादी ली। ठीक है, तो आई थिंक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी समझ में आया होगा। कौन लेके आया है? लॉर्ड मैक्यूले लेके आया है, ये ध्यान में रखना है। डायरेक्ट प्रश्न। और ऑब्वियस बात है इसका क्या मेन आइडिया है इस फिलॉसफी का या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का, तो आप कह सकते हो भैया केवल अपर और मिडिल क्लास को पढ़ाइए और वही अपने से जो भी सब डिवाइडेड लोग हैं उनको वो अपने आप ही रेडिएट कर देंगे, वो जितनी भी एजुकेशन है उसको। तो इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये है लॉर्ड लिटन, ध्यान में रखिएगा। और इसको हटाया किसने था ये भी ध्यान में रख लेना, तो लॉर्ड रिपन ने इसको हटाया था। अब ये वर्नाक्यूलर का मतलब क्या है? वर्नाक्यूलर का मतलब होता है जो लोकल लैंग्वेज है। जैसे आप हमारे यहाँ आते हैं उत्तराखंड में तो कुमाऊनी और गढ़वानी, है ना, ऐसे दो लैंग्वेज हैं मेन। तो ये वर्नाक्यूलर है, मतलब उस प्रदेश की, उस जगह की लोकल लैंग्वेज है। ऑब्वियस बात है, अब लोकल लैंग्वेज में आप अगर किसी प्रेस का मतलब अखबार है, अखबार को छाप रहे हो तो ऑब्वियस बात है अंग्रेजों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, और जिनको पढ़नी आती होगी ऑब्वियस बात अपनी भाषा में रख के आप कुछ भी सर्कुलेट कर सकते हैं, है ना। तो उस पर देख रेख करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया, और बहुत इसमें हार्श नियम रखे गए कि अगर ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी कुछ लिखेगा तो हम सीज़ कर देंगे, फ़ाइन लगा देंगे, है ना। तो वो सब कहानी है, और वो सब मैं कभी जब डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, एनसीईआरटी बेस पे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, पॉलिटी पढ़ाऊँगा, और वो मैं आपको पढ़ाऊँगा ओजीसी साइंस का जो कंपटीशन वाला चैनल है। अभी जस्ट वो शुरू हो रहा है, समय मिलने की बात है, समय मिलेगा मैं सारे ही टॉपिक्स आपको कराऊँगा, और इससे बेहतर वे में कराऊँगा, लाइव आके पढ़ाऊँगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि अभी मेरे पास रिसोर्सेज कम है, या फिर मैं बोलूँ मेरे पास उन रिसोर्सेज को यूज़ करने का समय नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं अभी चीज़ों को इस तरीके से रख पा रहा हूँ, बट धीरे धीरे मैं उन पर कोशिश करूँगा। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, उसमें जो अखबार छाप रहे उस पर देख रेख करी जा सके कि भाई ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ कुछ गलत ना लिखे, कोई गलत प्रोपोगेंडा ना फैलाएं, तो उसको दबाने के लिए ये एक्ट बनाया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा। और रिपील मतलब हटा दिया गया किसके द्वारा? लिटन के द्वारा रखा गया और लिपन के द्वारा हटाया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने ये एक्ट पारित किया गया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा इसको हटाया गया था। अब इसी प्रेस एक्ट में एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक पत्रिका उस टाइम पे चलती थी जिसको हम कहते थे अमृत बाजार पत्रिका। ये चलाई जाती थी सुशील कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलता है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे, तो सुशील कुमार घोष या मोतीलाल घोष, दोनों में से कोई भी दिख जाए, आंसर आपका बन जाएगा। अब देखते हैं एग्रीकल्चर एंड लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। हम हर उसकी देखेंगे, एंशिएंट की भी देखेंगे, मिडाइवल की भी देखेंगे, और मॉडर्न की भी हम एग्रीकल्चर और लैंड रेवेन्यू पॉलिसी देख रहे हैं। शुरू में क्या कहानी थी? शुरू में कहानी ये थी कि जो लैंड रेवेन्यू है ना, जो भूमि कर है, वो लैंड टैक्स के द्वारा लिया जाता था, और उसको कलेक्ट कौन करता था? हो सकता है किसी गांव का कोई कलेक्टर बना दिया जाए, या बेसिकली जमींदार ही होते थे, है ना। ये वर्ड तो पहले से चला आ रहा है कि जमींदार साहब जो हैं उन पे कंगन है ना, और फिर वो कंगन छुटाने हैं, तो वो वाली कहानी आपने सुनी है पुराने पिक्चरों में। तो दे डिडक्टेड 10% ऑफ टोटल कलेक्शन, जितना भी कलेक्ट करते थे 10% अपने पास रख लेते थे और बाकी कंपनी को दे देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको दे देते थे। फिर इंट्रोड्यूस हुआ इजादेदारी फार्मिंग सिस्टम। तो ये किसके टाइम पे हुआ था ये ध्यान रखना है ना। इजादेदारी जो सिस्टम है किसने इंट्रोड्यूस किया था, या किसके टाइम में हुआ था, किसके दौर में हुआ था, तो वो है वारेन हास्टिंग। ठीक है, ये क्या करते थे कि बोली लगती थी उस टाइम पे कि भाई इस ज़मीन पे इतनी उपज होगी, उस उपज का इतना प्रतिशत मैं कंपनी को दूंगा, और जो हाईएस्ट बिडर होता था, बोली लग रही है, जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा, है ना, जो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पहुंचाएगा, और ऑब्वियस बात है जितना प्रॉफिट कंपनी को पहुंच रहा है मतलब उतना भारतीयों का शोषण है ना, उन किसानों का शोषण है, ये ध्यान में रखना है। और वो बिडिंग होने के बाद 5 साल तक का वो सारा एग्रीमेंट उस पर्सन के पास होता था जो सबसे बड़ी बिड कर रहा है ना, सबसे बड़ा जो बिडिंग लगा रहा है। नेक्स्ट इज रैयतवारी सिस्टम, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करा गया? थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास मतलब साउथ वाली प्रेसिडेंसी से कह सकते हैं।
इसमें क्या होगा कि कोई भी बीच में नहीं आएगा। किसके बीच में? जो पीसेंट है, मतलब आपके जो किसान है और जो आपका ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, उसमें कोई बीच में ज़मींदार नहीं होगा, है ना। तो करना क्या है, किसान जो भी प्रोड्यूस करेगा वो डायरेक्टली कंपनी को पे करेगा, बीच में नो जमींदार्स, है ना। तो ज़मींदार को बीच में से हटा दिया गया। अब जो किसान है वो डायरेक्ट कंपनी को पे करेंगे। कैसे पे करेंगे? जितना प्रोड्यूस हुआ है उसका 50% फिक्स है, मतलब आधा और आधा। सिंपल है। तो आधा आधा कर लेंगे, ये ध्यान में रखना है। तो देख सकते हो कितना मतलब किस लेवल पे शोषण किया जा रहा है कि भैया जो भी प्रोड्यूस हुआ उसका आधा, और अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भी उस पर फाइन लगता था। ठीक है। नेक्स्ट इज माहलवारी सिस्टम। माहल का मतलब ही होता है किसान। ठीक है। ये किसके द्वारा शुरू करा गया? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है। इसमें क्या होता था कि जो विलेज की कम्युनिटीज़ बना देते थे, या उनको महल भी कहते थे ना। विलेज कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं उनको हम महल कह सकते हैं। ठीक है। महल वाला महल नहीं है, महल वाला महल है। ठीक है। तो इसमें क्या करते थे कि जो विलेज कम्युनिटी का हेड होगा उसको ही लैंड ओनर मान लिया जाएगा, और वही सारा जो भी आपने प्रोड्यूस करा है उसको कलेक्ट करेगा और वही पे करेगा। किसको? गवर्नमेंट को या ब्रिटिशर्स को आप कह सकते हो। ठीक है। तो ये सिंपल से ध्यान में रखना है। रैयतवारी सिस्टम में कोई भी बीच में ज़मींदार नहीं होगा। किसान लेगा 50% डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट को देगा या ब्रिटिशर्स को देगा। महलवारी में विलेज कम्युनिटी का एक हेड होगा, वो विलेज कम्युनिटी का हेड जितना भी प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा प्रोड्यूस गवर्नमेंट को या ब्रिटिशर्स को देगा। ठीक है। अब जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, दीज ऑल आर द फ्यूटाइल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। फ्यूटाइल का मतलब ही होता है जिसका कोई अर्थ ही नहीं है ना। पागल बना रहे हैं, मतलब ये है। ऑन पेपर दिखा रहे हैं भैया हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एक्चुअली कहानी है ये। देख सकते हो 50% टैक्स ले रहे हैं। तो कैसे पता चला कि ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये भी जरा देखें। तो हैवी टैक्स ऑन पीजेंट्री, है ना। जो किसान समुदाय है उस पर ऑब्वियस बात है ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, 50% टैक्स लगा रहे हैं। और ऑब्वियस बात है जो कलेक्ट कर रहा है वो 10% अपने पास रख रहा है, और किसानों का कम से कम 80% तक अपने पास ले लेता था कि भाई मेरे ऊपर से प्रेशर है। और ऑब्वियस बात है कोड़े वगैरह जो बरसाने वाला सीन था वो सारा होता था। फिर कमर्शलाइजेशन कर दिया इंडियन एग्रीकल्चर का। मतलब आप अब खेती करेंगे तो इंडिगो उगाएंगे, है ना। इंडिगो प्लांटेशन, उस टाइम पे तो इंडिगो बहुत चाहिए होता था, कलरिंग के काम आता है ना। इंडिगो इज अ डाई, ब्लू कलर की डाई होती है। ठीक है। और इस डाई को उगाना होता था। तो ऑब्वियस बात है जो आपकी क्रॉप्स हैं उसका कमर्शलाइजेशन कर दिया। अब आप खाने की चीज़ों को छोड़कर आप ये चीज़ें उगा रहे हैं जिसको जनरली कैश क्रॉप भी कह सकते हैं। और जो किसान हैं वो लैंडलेस हो जाते थे, क्योंकि जब वहाँ ज़मींदारी सिस्टम चलता था तो ज़मींदार पट्टों पे ऑब्वियस बातें देने की कोशिश करता था, तो आपका लेबर लैंडलेस हो गया। फिर क्या देखा गया? जो ऑब्वियस बात है 10% काट के गवर्नमेंट को दे रहे हैं, ब्रिटिशर्स को दे रहे हैं। ऑब्वियस बात है उन पे भी तो 10% जमा हो रहा है, बिना कुछ करे 10% वो अपना वहाँ पे हक काट रहे हैं कि हम कलेक्टर हैं, हम कलेक्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो उसकी वजह से एक इंडियन बोर्गोइज सिस्टम बनने लग गया। मतलब जिसको आप कह सकते हो थोड़े अमीर लोग, है ना। जैसे सिंपल भाषा में और मैं समझाऊं तो आप बोर्गोइज को कह सकते हो कि जो पैसा उधार आपको दे, है ना। तो ये पैसा देने वाले ग्रुप बन गए थे। हुआ क्या कि भाई जब फैक्ट्रीज धीरे धीरे सेट होने लग गई तो आर्टिशियंस, है ना, जो आर्टिशियंस होते हैं या हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, उन लोगों को भी दिक्कतें होने लग गई, क्योंकि ऑब्वियस बात है मशीन चीज़ों को बनाने लग गई थी, है ना। तो उन हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें महंगी दिखती थी मशीन की चीज़ों के सामने, तो लोग हैंडीक्राफ्ट या आर्टिसंस की चीज़ों को लेना कम करते थे। एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि पहली कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्री किसने लगाई है, कहाँ लगाई है? तो कावस जी नाना भाई ने लगाई है। और कहाँ लगाई है? बॉम्बे में। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे आगे वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सबसे सिंपलेस्ट बात जो हम आई थिंक 5th-6th की NCERT या मैं GK की बुक में कहूँ वहाँ पढ़ते थे कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना, कौन है? दादा भाई नेरोजी। इनका एक न्यूज़पेपर है, ध्यान रखना है, वॉइस ऑफ इंडिया, इफ़ नहीं है वॉइस ऑफ इंडिया, है ना, वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है इनका। इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन भी बनाया था 1892 में। और सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दी है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नेरोजी ने ही दी है, ये ध्यान में रखना है। और इनकी एक बुक और है, ये भी पूछता है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भी दादा भाई नेरोजी के द्वारा लिखी गई है। तो ध्यान में रखना है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब यही है कि भैया भारत में जो पैसा है ना, एक नाले की तरह, एक नाला एक एंड में इंडिया में है और एक एंड में वो ब्रिटिश में है।
कि भाई यहाँ से पैसा डालो, वो ब्रिटिश निकल जाता है ना। कैसे निकलता है भाई, हर चीज़ आप समझें कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, है ना। ऑब्वियस बात है, वो टैक्स छोटा मोटा नहीं, बहुत हैवी टैक्स। और फिर यहाँ से कच्चा माल ले जाके उसको ब्रिटिश में जाके, मतलब इंग्लैंड में जाकर पक्का माल बना के वापस से इंडिया में बेच देना, है ना। और यहाँ के माल को जो है रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट क्यों? ताकि उसमें जनरली जो जैसे इंडिया से जितनी भी चीज़ें बन के जा रही हैं ब्रिटिश में, एक टाइम पे ऐसा कर दिया गया कि इंडिया से आने वाली चीज़ पे 5 पाउंड्स का, है ना, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ऑब्वियस बात है, जब टैक्स लगेगा तो यहाँ की चीज़ें और महंगी दिखेंगी, ठीक है। और फिर जब ऑब्वियस बात है हैंडीक्राफ्ट से कपड़े बन रहे हैं तो ऑब्वियस बात है उसमें लेबर ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था तो वहाँ का कपड़ा ऑब्वियस बात है सस्ता आएगा, और सस्ता कपड़ा आएगा तो ऑब्वियस बात है मजबूरी, गरीबी, है ना, उसमें ऑब्वियस बात है इंसान क्या लेगा, सस्ते कपड़े लेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे इसमें वेरी इंपॉर्टेंट एंग्लो नेपलीज वॉर, है ना, एंग्लो नेपाली वॉर जिसको आप कह सकते हो, किसके बीच में हुआ था? गुरखास के बीच में। ईयर याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रीटी ऑफ सगौली, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। तो किसके रीन में हुई थी, किसके दौर में हुई थी? तो लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। और ये क्या थे उस टाइम पे, बताओ 1816 के टाइम पे क्या होंगे, जरा बताओ मुझे। सर 1858 में आया था वाइसरॉय, और 1773 में आ गया था जीजी ऑफ बंगाल, और जीजी ऑफ इंडिया आया था सर 1833 में, है ना, जीजी ऑफ इंडिया। सर ये 1818 की बात कर रहा है, तो इस टाइम पे तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे। तो कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड हेस्टिंग था, ये ध्यान में रखना, है ना। तो सिंपल है, याद करोगे तभी पता चलेगा क्या क्या रहा है, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग, इनके टाइम पे करी गई ट्रीटी ऑफ सगौली, क्वेश्चन आ सकता है। और सगौली आप उत्तराखंड में ही है, ये बात जानते होंगे। तो गुरखा ने क्या करा, उस टाइम पे जो तराई रीजन उनके अंडर था, कुमाऊं गढ़वाल का जो रीजन था, वो सब दे दा के, है ना, कि भैया लो ट्रीटी हो गई, हम बख्श दो, लो भैया पकड़ो अपना जो एरिया है। और फिर उसमें आप देख रहे हैं ट्रीटी ऑफ सगौली में ही वो डिस्प्यूटेड एरिया जो मैंने आपसे ज्योग्राफी में भी डिस्कस करा था कि काला पानी जो काली जो रिवर है उसके इधर वाला एरिया कुछ ट्रायंगुलर एरिया था, जो कि नेपालीज जो है क्लेम करते कि ये जो है हमारा पार्ट है ना। तो उस ट्रीटी में जो गलतियाँ हुई हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो कहते हैं कि भाई ये वाला एरिया जो है हमारा है, ठीक है। तो आपको मैंने वो ज्योग्राफी में समझाया भी है। आगे हैं लॉर्ड डलहाउसी, मैं बहुत सारे वाइस रॉय हैं, है ना, या मैं बोलूँ गवर्नर जनरल हैं, हालांकि ये तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होंगे। तो लॉर्ड डलहाउसी के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनको कुछ बेसिक बात से या बेसिक नाम से जाना जाता है, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना, आधुनिक भारत जो है इन्होंने बनाया था, ऐसा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने करे मिलिट्री रिफॉर्म्स। अच्छा, मिलिट्री रिफॉर्म से कैसे पता चलेगा कि भाई भारत में मॉडर्न इंडिया का रिफॉर्म हुआ है? तो इन्होंने सबसे पहली बात, जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं, है ना, वहाँ के जो फौजी हैं, उनको इंडियन आर्मी में रिक्रूट करा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि पकड़ बनी रहे। और ऑब्वियस बात है, ये कहानी होती है कि हर देश का नागरिक उसको सपोर्ट करता है। एजुकेशनल रिफॉर्म करे गए, जिसमें सबसे मेन है चार्ल्स वुड डिस्पैच। क्वेश्चन आएगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके टाइम पे आया था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। रेलवे डेवलपमेंट हुआ, मतलब सबसे पहले जो रेलवे लाइन चली हैं इन्हीं के टाइम पे चली हैं, मुंबई टू ठाणे 1853 में, है ना, इन्हीं के टाइम पे काम होना शुरू हुआ था। तो समझ में आया क्यों मॉडर्न इंडिया के डेवलपर कहा जा रहा है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, है ना, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ कलकत्ता से पेशावर लगभग 4000 मील का आप डिस्टेंस मान सकते हैं। तो इतनी दूरी पे जो है टेलीग्राफ की लाइन बिछाई गई। पोस्टल रिफॉर्म करे गए, सबसे पहली बार पोस्टल स्टैम्प जो हैं इन्हीं के टाइम पे देखे गए हैं। पोस्ट आप जानते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, पोस्ट करते हैं तो एक स्टैंप लगती है जिसे हम पोस्टल स्टैंप कहते हैं, वो भी यहीं से ही चालू हुई थी, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट, भाई ये यंग थे काफ़ी, तो उन्होंने पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन अपनाई। एनेक्सेशन का मतलब ये जितना एरिया हो सकता है कवर करो, है ना, चाहे बाय मीन्स बाय वेज, मतलब चाहे लड़ाई करो चाहे टीटी से करो, पर जितना एरिया हो सकता है कवर करो। तो इनके टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन देखने को मिला गया, तो उन्होंने करा एक्सटेंड डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, है ना, ब्रिटिश रूल ज़्यादा से ज़्यादा जो है डायरेक्ट रूल करेगा बाय वॉर्स, है ना, नहीं मानोगे तो भैया हम सीधा युद्ध करेंगे। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तो मैंने आपको बताया था कि भैया किसी भी राज्य का अगर उत्तराधिकारी नहीं है, राजा अगर है उनका कोई पुत्र नहीं, उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि सर जो है अब यहाँ पे आपका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, अब अपनी मर्जी से हम किसी को भी उत्तराधिकारी बना सकते हैं, पपेट बना के वहाँ पे बिठा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कुछ विद्रोह ध्यान में रखना। बिरसा मुंडा रिवोल्ट, है ना, ये तो काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा प्रश्न, ठीक है।
और बिरसा मुंडा जी जो हैं इनको भगवान की तरह पूजा भी जाता है झारखंड में, है ना। बहुत कम्युनिटीज़ बिरसा मुंडा जी को पूजती हैं और आई थिंक झारखंड का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ही रखा गया है, ठीक है। तो जो मुंडा रिवॉल्ट है इसको उलूगन या टुमुल्ट भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये बिरसा मुंडा रिवॉल्ट है, ध्यान में रखना। कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है झारखंड में, वहाँ पे हुआ था। हालांकि उस टाइम पे छोटा नागपुर प्लेट्यू कह सकते हैं, झारखंड तो लेटर इसका नाम बना है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, हमारा एनवायरमेंटल सुपरवाइजर का एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मंगल पांडे किस बटालियन से थे? तो ध्यान रखना है 34 नेटिव इन्फेंट्री राइफल। अब मेन कारण क्या रहा इसका 1857 के विद्रोह का? सिपाही म्यूटिनी, है ना, सिपाही विद्रोह सबसे बड़ा कारण था। तो उनको ये बताया गया सिपाहियों को कि भाई जो आप आटा खा रहे हैं उसमें हड्डियों को पीस के डाला जाता है। ऑब्वियस बात है उस टाइम पे तो कास्टिज्म बहुत ज़्यादा था। और मंगल पांडे, है ना, ऑब्वियस बात है कास्टिज्म में देखा जाए तो भाई ये पंडित को बिलोंग करते थे, पंडित कम्युनिटी को। तो इनको ये पता चला कि भाई आटे में हड्डी मिलाई जा रही है तो भाई मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं विद्रोह की शुरुआत यहाँ से हुई। फिर है कार्ट्रिज ऑफ न्यू राइफल, जो राइफल होती थी उसकी कार्ट्रिज आती थी, उसकी जो कवरिंग होती थी, क्योंकि भाई अगर आप कार्ट्रिज की बात करें, कार्ट्रिज होती थी इसके अंदर मसाला होता था और छर्रियाँ होती थी, है ना, गोले गोले से होते थे। ऑब्वियस बात है जो कार्ट्रिज है उसको ऊपर से काटना पड़ता था, है ना, और ताकि उसको फिल करा जाए और फिर उसके बाद ये जो मसाला और ये जो छल्लियाँ हैं ये गन के अंदर लोड हों, तो उसको मुंह से छीलना पड़ता था। और ये बताया गया कि भाई जो कार्ट्रिज आप चबा रहे हो वो बीफ से बनी है। बीफ मतलब गाय के फैट से बनी है, और बीफ तो हिंदू के लिए काफ़ी, है ना, रिलीजियस माना जाता है। पिग फैट, ऑब्वियस बात है मुस्लिम्स हराम मानते हैं इस चीज़ को। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही सेंटिमेंट्स को यहाँ पे आघात पहुँचे कि भाई ये बीफ भी मिला रहे हैं, पिग फैट भी मिला रहे हैं। तो ये भी मेन रीज़न रहा सिपाही म्यूटिनी का, ठीक है। तो ये अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता है तो ही बनेगा, अदरवाइज इतना ही क्वेश्चन इसके अगल बगल ही क्वेश्चन मिलेगा कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से थे, है ना। या फिर जो ये विद्रोह हुआ 1857 का, इसमें किस जगह पे किसने हेड करा? जैसे नाना साहेब जी ने कानपुर में हेड करा, बेगम हरजत महल ने लखनऊ से हेड करा, खान बहादुर ने बरेली से हेड करा, कुंवर सिंह जी ने जमींदार ऑफ जगदीशपुर, है ना, तो जगदीशपुर मध्य प्रदेश वाला एरिया हो गया, रानी लक्ष्मीबाई झांसी का एरिया हो गया, ठीक है। तो लीडर्स पूछ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। अब कुछ स्टेटमेंट भी पूछ सकता है कि भाई जो 1857 का विद्रोह हुआ तो उसको अलग अलग लोगों ने किस नाम से पहचाना। तो जैसे वीडी सावरकर है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कहा, है ना, कि भाई इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो पहली वॉर है वो 1857 की ही क्रांति है। आरसी मजूमदार ने कहा इट वाज नॉट द फर्स्ट नेशनल नॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और नहीं है, ऑफ है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। इसके बाद सुरेंद्र नाथ सेन ने भी स्टेटमेंट दिया कि इट वाज ए वॉर विच स्टार्टेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, है ना। मैंने बताया भाई जो बीफ है ना, उसको उसका फैट मिलाया जाता था, पॉर्क का जो फैट है वो मिलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन के लिए शुरू हुआ, बट गॉट कन्वर्टेड इनटू वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। और काफ़ी मास लेवल पे यह विद्रोह हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। फिर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा फ्यूडल आउटब्रेस्ट हेडेड बाय फ्यूडल चीफ्स, ठीक है। जो सामंतवाद होता है, सामंतवाद का मतलब यह होता है कि कुछ ही लोग होंगे वो हेड पे होंगे और उन्हीं के कंट्रोल में सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। जैसे मान लो एक एरिया का पूरा एक सामंत है, हेड है, तो वही सारे वहाँ के रूल्स बनाएगा, वही सारा वहाँ का टैक्स कलेक्ट करेगा, तो उसको सामंत कहा जाता है, ठीक है। और वो सामंत किसी और राजा के अंडर में होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, इसकी मैं चर्चा कर ही चुका हूँ। भाई विद्रोह हुआ, विद्रोह उनको लगा कि भाई विद्रोह तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लगभग भारत के हर हिस्से में ये विद्रोह देखने को मिला था। तो भाई उन्होंने अपना अगला दाव खेला ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने कहा हम भाई लाते हैं, रुको रुको रुको, हम तुम्हारा अच्छा करने आए हैं, अब हम लाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब इसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहेंगे। डायरेक्ट महारानी आपके यहाँ जो है, इंग्लैंड की महारानी, ये आपके यहाँ देख रेख करेंगी, है ना। अब आप महारानी के अंडर में, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, इसलिए एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा गया। और जो गवर्नर जनरल थे, है ना, लास्ट तो डलहाउसी रहे यहाँ पे, और फिर उसके बाद विलियम बेंटिक्ट आ गए, है ना। देखो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा ब्रिटिशर है जो था
GGI गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और फिर वो बन गया वाइसरॉय, है ना। तो पहला वाइसरॉय, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे भी पूछ सकता है। तो वो कौन है? विलियम बेंटिक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जितना रिवीजन करेंगे उतना ही दिमाग में बैठेगा। तो एक बार स्टोरी सी आपने सुन ली होगी ना, दिमाग में कुछ तो जा ही रहा होगा, फिर रिवीजन करना है। जिसने 4 से 5 बार रिवीजन करा, देखो भला उसका ही होना है, ठीक है। बाकी देखो पढ़ के तो हर कोई आ रहा है एग्जाम में। मैं फिर वही देखो, थोड़ी सी कहानी में एग्जाम की भी करता हूँ, क्योंकि पढ़ रहे हो, थोड़ा बोर भी हो गए होगे, तो इस चीज़ को भी समझना है। 180 मिनट में देखो 200 क्वेश्चन करने केमिस्ट्री में, आपके सब्जेक्ट में, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। 180 मिनट में 200 क्वेश्चन। तो पहली बात, 3 घंटे तो एग्जाम में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में अब 1 घंटे में यहाँ बोर हो गए, तो सोचो 3 घंटे वहाँ एग्जाम में कैसे प्रेजेंट रहोगे। इससे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए कि सर जब हम 1 घंटे, लगभग अभी 56 मिनट हुए हैं और हम इतने में ही बोर हो गए, तो 3 घंटे के एग्जाम में जिसमें 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो मैं वहाँ से फोकस कैसे करूँगा, वहाँ पे फोकस कैसे करूँगा, वहाँ कैसे मैं जीत पाऊँगा, है ना। तो ये सोच के देखिए। तो बोरिंग बेशक हो, पर भैया फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक इंटरेस्ट दिलाने की, इसलिए मैं बहुत स्पीड में नहीं जा रहा। आपने देखा होगा केमिस्ट्री को थोड़ा सा मैं स्पीड में लेके चलता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा धीरे ही चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें दिमाग में धीरे धीरे सेट हो। और मुझे ये भी पता है कि जो ज़्यादा ऑडियंस है यहाँ पे, वह वही हैं जो साइंस बैकग्राउंड वाले हैं, और उन्हें पढ़ना भी सब कुछ नहीं है ना। तो उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें लेके चल रहा हूँ। चलिए, क्वेश्चन आता है सोशल रिफॉर्मर से भी ध्यान में रखना, ऑफ मॉडर्न इंडिया, समाज सुधारक जिनको कहा जा सकता है। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय की बात करूंगा। लगभग सभी ने नाम सुना है, सभी को पता है। और ध्यान रखना, इनको फादर ऑफ इंडियन रिजाइनेंस कहा जाता है। रिजाइनेंस का मतलब होता है पुनः जागरण काल, कि भैया लोग बहुत अंधकार में जा चुके हैं, अब इन्हें जगाया जाए, है ना। तो फादर ऑफ इंडियन रेजिनेंस कहा जाता है। और एबोलिशन ऑफ सती, है ना, सती प्रथा हटाने के लिए इन्होंने बहुत अहम योगदान दिया। और वुमेन एजुकेशन को भी प्रमोट करा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। स्टेटमेंट में क्वेश्चन आए हुए हैं, एक साइड दिया होगा नेम, एक साइड इस तरीके के समाज दिए होंगे, और कहेगा मैच कर दो। अब इंपॉर्टेंट, इनको राजा राम मोहन रॉय, राजा नाम जो है, इनको नाम जो दिया गया था राजा नेम, यह अकबर सेकंड के द्वारा दिया गया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मुगल ही थे, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो मुगल के द्वारा ही, अकबर सेकंड के द्वारा ही इनको राजा का टाइटल दिया गया। नेक्स्ट इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर, IC विद्यासागर। इन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए प्रमोशन दिखाया। विडो रीमैरिज एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इनके नाम के आगे जुड़ा है ना, विडो रीमैरिज एक्ट। जबकि राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने सती प्रथा पे काम करा, इन्होंने करा विडो रीमैरिज एक्ट पे, है ना। जो विधवा है उनकी दोबारा शादी करो। नहीं तो पहले क्या होता था कि जो आपको पता है कहानी, कि भाई जो विधवाएं होती थी उनको उनके जो फ्यूनरल से, मतलब जो हस्बैंड है उनके फ्यूनरल में ही जला दिया जाता था, ठीक है, उसमें ही जला दिया जाएगा। तो ये काम किया जाता था पहले, ठीक है। तो उन्होंने कहा भाई जलाए, ये ना किया जाए, उनकी भी अपनी इंडिपेंडेंसी। और फिर पहले ये भी होता था, ऑब्वियस बात है कि भाई जो स्त्री हैं उनको सबसे ज़्यादा डेप्रिसिएट भी उसी टाइम पे किया गया था, है ना। ऑब्वियस बात है, उनके अधिकार का हनन भी उस टाइम पे था। क्यों? क्योंकि बहुत बूढ़े बूढ़े लोग थे, और वो क्या करते थे, जनरली जो गरीब या मध्यम वर्ग के परिवार थे उनसे जो है काफ़ी कम एज की जो है फीमेल्स के साथ शादी कर लेते थे। और ऑब्वियस बात है अपना तो कुछ समय बाद, ऑब्वियस बात है ज़्यादा एज होते थे, कुछ समय बाद वो अपना जो है ऑब्वियस बात है लुढ़क जाते थे। तो भाई ऑब्वियस बात है जो उस एज की लड़कियां होंगी या फीमेल्स होंगी, वो कुछ ही ऑब्वियस बात है और एज में एक्सटेंड करेंगी। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने 60 ईयर्स में अगर 20 ईयर्स से भी शादी करी है, तो ऑब्वियस बात है अगर वो अगले 10 साल में मर रहा है, तो 30 ईयर्स में वो जो ऑब्वियस बात है फीमेल है उसके पास अभी अपना लगभग आधा जीवन है। और ऐसे में कहा जाए कि भाई जाके उस चिता पे ही बैठ जाओ, तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं था, जिसको हम ऑब्वियस बात है एबोलिशन ऑफ सती भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसी को आगे इंट्रोड्यूस करते हुए विडो रीमैरिज एक्ट, जो कि IC विद्यासागर है, इनके द्वारा लाया गया, ठीक है। चलिए आगे, दयानंद सरस्वती, ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ, आर्य समाज, मैंने बताया ना एक तरफ ऐसे समाज होंगे एक तरफ नाम होंगे, तो ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दयानंद सरस्वती, फाउंडर ऑफ आर्य समाज, इन्होंने कहा कि भाई हम वैदिक आइडियोलॉजीज को प्रमोट करेंगे और मूर्ति पूजा के हम खिलाफ हैं, ठीक है। और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है उसके भी हम खिलाफ हैं, ध्यान में रखना। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, है ना। 12 जनवरी याद रखिएगा नेशनल यूथ डे, तो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, इन्होंने कहा भाई जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए, ठीक है। और एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताया। और इनके गुरु, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि इनके गुरु कौन है,
गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, तो गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, ध्यान में रखिएगा। ज्योतिराव फूले, इन्होंने वही हायर लोअर क्लास, है ना, उस वक्त यही मेन कहानी थी कि भैया अपर क्लास वाले को क्लास वाले अपने आप को ज़्यादा अपर समझते हैं और लोअर क्लास वाले को कुछ नहीं समझते, है ना। तो अब इस बात है, इसी को डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए हमने क्या करा, हमने आर्टिकल्स बनाए, है ना, जिसमें एबोलिशन ऑफ, जिसमें हमने कास्ट नहीं, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी करा, ठीक है ना। अनटचेबिलिटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और ये 1960-70s तक बहुत ज़्यादा रही है, ठीक है। तो इनको एबोलिश करने के लिए हमें अलग से आर्टिकल्स मेंशन करने पड़े, ठीक। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। आगे ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, सिंपल सा प्रश्न बनता है कि राज्य क्या है ना। राज्य मतलब वे राज्य नहीं जो आज के राज्य है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राज्य का मतलब है पूरा एक देश, ऐसा करके समझ सकते हो। तो राज्य के लिए एक आपके यूरोपियन फिलोसफर या मैं बोलूँ वेस्टर्न फिलोसफर हैं जिनका नाम है मैकेवली। इन मैकेवली के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना क्वेश्चन बनता है कि स्टेट में कौन कौन लोग आते हैं। तो द पीपल सबसे पहले तो लोग होने चाहिए, फिर वो टेरिटरी जिसमें वो रह रहे हैं, फिर ऑब्वियस बात है लोग रह रहे हैं तो कोई कुछ भी करेगा, तो उनको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट होनी चाहिए, और सोवरेनिटी, संप्रभुत्व होने चाहिए, मतलब अपने देश में अपना खुद का लॉ या खुद का रूल चलाए, है ना। जैसे भारत एक सोवरेन है, हम अपने देश का लॉ रूल खुद चलाते हैं, ऐसा नहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स आके पुराने वाले टाइम में, ब्रिटिशर्स वाले टाइम में कि भाई वो आके हमारी सोवरेनिटी को ख़त्म कर रहे हैं और अपना राज्य चला रहे हैं, है ना। सोवरेनिटी का मतलब ये होता है संप्रभुत्व है, हम खुद ही अपना राज्य देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे, पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर कांग्रेस। तो आप सभी को पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उससे पहले भी कुछ एसोसिएशंस बने, उनको जरूर पढ़ जाइएगा। सबसे पहले है द जमींदारी एसोसिएशन, 1838 में बनाया गया, किसके द्वारा, द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। याद करना है, रट्टा मारो कुछ मारो, याद करना है, क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्यों बनाया गया, ताकि जो आपके जमींदार हैं उनके रक्षा, जो हित हैं उनकी रक्षा करी जा सके, ठीक है। फिर है बंगाल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है। राधाकांत देव इसके जो हैं उपाध्यक्ष रहे या अध्यक्ष रहे, ठीक है, अध्यक्ष रहे हैं। और इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक पेटिशन लिख के भेजी कि भाई पहली बात एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ बना रही है या लॉ बना रही है तो उसको चेक कर रही है, और जुडिशरी जो लॉ को देखेगी कि क्या सही है क्या गलत है, उनके बीच में सेपरेशन करो। ये नहीं कि एग्जीक्यूटिव का काम भी वही कर रहे हैं और जुडिशरी का भी, है ना। तो लेजिस्लेचर ऑब्वियस बात है जो लॉ बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उन लॉ को पारित करती है, और जुडिशरी जो उन लॉ को चेक एंड बैलेंस करती है कि भाई ये गलत है या सही है लॉ, ठीक है। फिर जितने भी हायर ऑफिसर हैं भैया ये तो भर भर के सैलरी ले रहे हैं, तो सैलरी इनकी रिड्यूस कीजिए, साल्ट ड्यूटी हटाइए, आबकारी और स्टैम्प ड्यूटीज़ हटाइए। तो ये था बंगाल इंडिया एसोसिएशन का मेन रोल। आगे है द इंडियन लीग, किसके द्वारा है, शिशिर कुमार घोष। क्या इनका नाम हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था, बताइए जरा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना, अमृत बाजार पत्रिका, तो नाम सुना है। चलिए, द इंडियन एसोसिएशन 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इनके द्वारा ये बनाई गई है, और लास्ट में ये मर्ज हो गई थी 1886 में विद कांग्रेस, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज पूना सार्वजनिक सभा, डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट का, किसके द्वारा, MG रानडे, महादेव गोविंद रानडे, और लास्ट में अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे भी कि MG रानडे का नाम होगा आपके दो जो है आइडियोलॉजीज, एक होती है एक्सट्रीमिस्ट और एक होती है मॉडरेट, है ना। एक कहते हैं नरम दल और एक कहते हैं गरम दल। तो नरम दल के जो संस्थापक है, वन ऑफ द संस्थापक MG रानडे हैं, ये ध्यान में रखना है। आगे है द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, तो बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और KT टालांग, ये ध्यान में रखने नाम। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के ये जो है मेंबर्स हैं। और बदरुद्दीन जो तैयब जी हैं ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है, तो बदरुद्दीन तैयब जी हैं। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है INC इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो सर वे हैं एनी बेसेंट। और पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है INC के इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ये हैं बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, आगे देखेंगे भी, शायद ये मैंने लिखा भी होगा, ठीक है। हाँ जी, आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस पे, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, 1-2 घंटे में ही ये क्लास आपका खत्म हो जाएगा, या 2 घंटे के अंदर ही ये आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस जो है सभी को पता होगा, AO ह्यूम,
ठीक है, 1855 दिसंबर में यह बनाया गया है। नहीं पता है तो याद कर लें, क्योंकि ये सब क्लास 6-7 की जीके वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ ऐसा छाड़ है ही नहीं, है ना। वहाँ रटते थे, यहाँ थोड़ा सा समझ लो कि भैया A.O. ह्यूम के द्वारा एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई ताकि पॉलिटिकल इनोवेशन कुछ आ पाए, है ना। काफ़ी लोग इसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी कहते हैं, वो बताऊंगा, हालांकि डीप में नहीं जा रहा। पहले प्रेसिडेंट ध्यान में रखना है, पहले प्रेसिडेंट मतलब 1885 में जब ये बना, तो उसके बाद जो पहले प्रेसिडेंट बने, है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ है, काफ़ी लोग इसे कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अकॉर्डिंग हुआ है। मतलब क्या है भाई, ऑब्वियस बात है, इतना प्रेशर डाला गया, शोषण करा गया, है ना। तो मान लो एक कुकर है, इस पर आप प्रेशर लगाए जाओगे और कोई इस पर वॉल्व है नहीं जो उस प्रेशर को रिड्यूस करे। आप सभी को पता है, उसके ऊपर एक वॉल्व लगा होता है और जैसे ही प्रेशर अंदर बढ़ता है तो उसको रिड्यूस कर देता है वो वॉल्व, है ना। उस प्रेशर से ऊपर उठ जाता है और जो अंदर का प्रेशर रिलीज हो जाता है। बट समझो इस कुकर में, जिसमें ऑब्वियस बात है हम इंडियंस हैं और इतना शोषण किया जा रहा है, तो कभी तो ऐसा होता कि ये कुकर फटता, और जब ये फटता तो ऑब्वियस बात है रिवर्स करता है ना, और यहाँ के लोग गुस्सा होते, हो सकता है जो है अच्छे से मार पिटाई कुटाई हो जाती उनकी। तो उनको लगा भाई ऐसा कुछ ना हो उससे पहले, क्योंकि हमने तो ये बोला था 1858 में कि हम तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस ला रहे हैं, और 1855 आ गया, है ना, और अब तक हमने कोई भी गुड गवर्नेंस इनको नहीं दिया है। तो उनको लगा भैया अगर ऐसा हो, इससे पहले हम क्या करें, इसको ऊपर एक वॉल्व लगा दें कि भाई जो प्रेशर रिड्यूस हो जाए। तो आओ तुम कांग्रेस बनाओ, कांग्रेस अपना पॉलिटिकल संगठन बनाओ, और फिर जो है आप लेजिस्लेशन में आओ। और जिनको नहीं पता पॉलिटिक्स जरूर देखिएगा एक बार, तब अच्छे से रिलेट कुछ होगा। तो आओ जरा लेजिस्लेशन में आओ, पार्टी बनाओ और आ जाओ, ठीक है। तो ये करके समझिएगा। आगे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है बताया, बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है, एनी बेसेंट। अब ये भी ध्यान में रखना कलकत्ता सेशन में ये बनी है, ठीक है ना, किस सेशन में बनी ये भी ध्यान में रखना, कलकत्ता सेशन में बनी है, ध्यान में रखना। अब दो आइडियोलॉजीज हैं, मैंने बताया, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, नरमपंथी और गर्मपंथी। नरमपंथी नाम से पता चला नरम रहेंगे, गर्मपंथी बहुत गुस्से में रहेंगे, फोड़ डालेंगे, देश से बाहर चले जाओ, ऐसे वाले। नरमपंथी ठीक है, अब हम लॉ में हैं ही तो चलो आओ इनसे पैटिशन डालते हैं, है ना, इन पे जो है पैटिशन डालेंगे, फिर उस पर हम जो है बात चलाएंगे, और फिर अगर कुछ बनेगा तो बनाएंगे, नहीं मानेंगे तो प्रे करेंगे, है ना, ऐसे वाले लोग। गर्मपंथी भैया देश छोड़ दो, हमारा देश है ना, रक्त रक्त बहा देंगे, देश छोड़ दो बस, तो ये गर्मपंथी। तो सबसे पहले मॉडरेट्स, नरमपंथी, इनको देखते हैं। ये कौन थे, ऑब्वियस बात है जिनके पास पावर होगी वो क्यों चाहेंगे भैया कि हम लड़ें, है ना। तो जमींदार, अर्बन लोग जो हैं, शहरी लोग जो हैं, ऑब्वियस बात है वही मेन पावर में, तो वो क्यों चाहेंगे भाई हम ज़बरदस्ती लड़ें, ठीक है। तो मॉडरेट से वो वेस्टर्न थॉट को फॉलो करते थे, है ना, फ्रीडम होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, हालांकि लिबर्टी थी नहीं। लिबर्टी का मतलब होता है इंडिविजुअल आज़ादी, फ्रीडम का मतलब पूरा देश आज़ाद है ना, ग्रुप आज़ाद है, बट लिबर्टी जनरली इंडिविजुअल टर्म पे देखी जाती है ना, व्यक्तिगत तौर पे अगर देख रहे हो तो उसको हम लिबर्टी कह सकते हैं। पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, तो ये क्या करते थे, प्रेयर करते थे, पैटिशन करते थे और रिजोल्यूशन पास करते थे। ट्रिपल पी फॉर्मूला भी इसे कहते हैं, ट्रिपल पी, है ना, प्रेयर, पैटिशन और पासिंग रेजोल्यूशन। तो इसको फॉलो करते थे कि हम भैया प्रे कर लेंगे, पैटिशन डाल देंगे कि भैया ये काम कर दो, है ना, क्योंकि ऑब्वियस बात है भैया पैसा है, काम चल रहा है, हमारा शोषण हो नहीं रहा, किसको क्या पड़ा है, होने दो, ये वाले लोग। हालांकि ऐसा नहीं है, पर इनका ये मानना था कि हम पैटिशन डालेंगे तो अंग्रेज हमारी बातों को सुनेंगे और हमारे लिए भला करेंगे, इनका मतलब ये मानना था, आइडियोलॉजी उस टाइम पे ये थी। तो उसके लीडर कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और MG रनाडे, ध्यान में रखना, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले की मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के मतलब महात्मा गांधी इनको एज अ गुरु भी मानते थे, गोपाल कृष्ण गोखले को, ध्यान में रखना, ठीक है। और नरमपंथी हैं तो ये नहीं चाहते थे भाई हम किससे लड़ें, है ना, जब प्यार से बात हो सकती है तो हम क्यों लड़ाई करें, है ना, पैटिशन से बात हम कर सकते हैं, हम अपनी बात समझा सकते हैं और वो समझते भी हैं। और ऑब्वियस बात है ब्रिटिशर्स भी चालाक थे, वो उस टाइम पे कहते थे हाँ हाँ हो जाएगा, है ना, जैसे आजकल के नेता करते हैं कि हाँ हो जाएगा और लास्ट में कुछ पता नहीं है। तो सेम कहानी है। चलिए आगे देखते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, गर्मपंथी, भैया छोड़ दो देश नहीं तो फोड़ डालेंगे। तो ये थे ग्रामीण, है ना, ऑब्वियस बात है भाई जिस पे डिप्रेशन डालोगे तो वही चीज़ों को समझेगा। एक चीज़ होती है सिंपैथी, एक चीज़ होती है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब ये है कि भाई ठीक है गलत हो रहा है ना, दिख रहा है बस हो रहा है, ठीक है गलत हो ही रहा होगा। एक एम्पैथी कि भैया मेरे साथ गलत हुआ है तो हो सकता है इसके साथ भी गलत हो, उसको भी ऐसा ही लगेगा, तो इट इज कॉल्ड एम्पैथी। तो ऑब्वियस बात है गाँव वाले लोग, ऑब्वियस बात है जिनको ज़्यादा डिप्रेस करा जा रहा है वो एक दूसरे को ज़्यादा समझेंगे। तो ऑब्वियस बात है उन्होंने कहा भैया अब ऐसा डिप्रेशन नहीं चलेगा, या तो आर या पार। वो लोग थे एक्सट्रीमिस्ट, ये फॉलो करते थे इंडियन कल्चर को और इंडियन की हिस्ट्री को, है ना।
रिजेक्ट करते थे ब्रिटिश थॉट ऑफ गुडनेस को, भाई नहीं मानते थे ये लोग अच्छे नहीं हैं, ये कोई भला भला नहीं करने वाले, पागल बना रहे हैं हमारा, ठीक है। दे नीड स्वराज, स्वराज मतलब सेल्फ रूल, स्वराज खुद से राज करेंगे, खुद का रूल करेंगे, सेल्फ रूल करेंगे, ठीक है। ये बॉयकॉट करते थे कॉन्स्टिट्यूशन का कि भाई पागल बना रहे हैं, तो अपने अपनी भलाई के लिए सब कुछ लिख दिया, हमारी भलाई के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। और पैसिव रेजिस्टेंस कि भैया हम जोड़ देंगे किस पे, आज़ादी पे, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, वो वाली बात, वो गलत सेंस वाला नहीं, प्रॉपर सेंस वाला कि भैया ये गलत हो रहा है हमारे साथ, शोषण हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, तो उसको वो नहीं चाहिए हमें, ठीक। आगे लीडर लाल बाल पाल, सुना है ना लाल बाल पाल, है ना, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तो लाल बाल पाल क्या थे ये एक्सट्रीमिस्ट थे कि भैया चले जाओ नहीं तो फोड़ डालेंगे, ठीक है। तो लोकमान्य, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरबिंदो घोष, अश्विनी कुमार दत्ता, AK दत्ता, तो ये सारे एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। चलिए आगे है पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट क्वेश्चन है किस डेट में हुआ है। अब जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, देखो हालांकि मैंने आपको क्रोनोलॉजी टाइम वाइज ही आपको पढ़ाई है ना, 1885 से अब 1905 में आ गए, 20 साल बीत गए। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात होने लगी, क्यों, क्योंकि बंगाल का एरिया बहुत बड़ा था, कितना बड़ा था कि उड़ीसा भी, अब का उड़ीसा उसके अंदर आता था, वो बिहार वाला पोर्शन उसके अंदर आता था, अब का बिहार भी उसके अंदर आता था, इधर बांग्लादेश का पोर्शन भी इसी के अंदर आ रहा है, बांग्लादेश है ना, तो देखो कितना बड़ा एरिया था। फिर ये भी था कि ईस्ट साइड में रह रहे हैं हिंदूज, ईस्ट साइड में रह रहे हैं मुस्लिम्स और वेस्ट साइड में रह रहे हैं हिंदूज, है ना, ताकि उनके बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली जा सके। डिवाइड एंड रूल, नेकी क्या करो, नेकी करो और फूट डालो, है ना, तो डिवाइड रूल की पॉलिसी डालनी थी। तो उसके लिए कहा कि हम भाई इतने बड़े बंगाल पे हमें जो है, ऑब्वियस बात है उस टाइम पे थे लॉर्ड कर्जन वाइसराय, तो लॉर्ड कर्जन का कहना था कि भैया इतने बड़े राज्य पे, है ना, पूरे बंगाल पे हमारा जो है शासन अच्छे से नहीं हो पा रहा, हम लोगों का ध्यान नहीं रख पा रहे, है ना, और दुनिया भर के अकाल पड़ रहे हैं, है ना, तो ये सब बेकार वाली बात है कि भाई इतना बड़ा एरिया है, हम इस पर जो है अच्छे से अधिकार नहीं जमा पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम पार्टीशन कर देंगे। और पार्टीशन का दिमाग क्या लगा है कि ईस्ट में अगर मुस्लिम्स रह रहे हैं, यहाँ हिंदू रह रहे हैं, तो उनको भैया डिवाइड कर दो, डिवाइड रूल की पॉलिसी खेलो, ठीक है। बाकी आपने अगर NCERT पढ़ी हो तो डिवाइड रूल या पार्टीशन रूल के खिलाफ काफ़ी लोगों ने, मतलब हिंदू मुस्लिम एकजुट हो गए थे, आपने सुना होगा कि भैया दे टाइड, है ना, राखीज टू ईच अदर, कि भैया हम पार्टीशन नहीं होने देंगे, हम पार्टीशन के खिलाफ हैं। तो हिंदू मुस्लिम जो एकता है उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल पार्टीशन ऑफ बंगाल है, ठीक है। डेट याद रखनी है 1905, 20 जुलाई 1905। हिंदी माध्यम वाले बच्चे ये मत कहना कि भैया हमारे लिए तो आपने डेट अच्छे से लिखी नहीं। तो भैया वाइसराय कौन थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, तो यह है लॉर्ड कर्जन, ध्यान में रखना, ठीक है। क्या कहता है कि भैया हमें एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना है और ये बहुत लार्ज है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, पार्टीशन करने जा रहे हैं, ठीक है। फिर अब भाई ऑब्वियस बात है लोग नहीं चाहते थे कि भाई पार्टीशन हो, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर पैम्पलेट में प्रोपेगेंडा उनके अकॉर्डिंग प्रोपेगेंडा, हमारे अकॉर्डिंग क्या है, हम भैया न्यूज़ फैला रहे हैं कि भैया पार्टीशन जो होने जा रहा है ये सही नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ न्यूज़पेपर या पैम्पलेट आए, जैसे हिदा बदी, ये द्विजेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया या उनके द्वारा संस्थापक वे थे। संजीवनी के मित्र, ध्यान रखना है, बंगाली SN बनर्जी हो गए, और वंदे मातरम अरबिंदो घोष, ठीक है। और अरबिंदो घोष अनुशीलन समिति से भी जुड़े हुए हैं, ध्यान में रखना। जब मैं ये नोट्स बना रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि वंदे मातरम लिखा तो अरबिंदो घोष ने है, ये वंदे मातरम वो वंदे मातरम नहीं है, ये न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, कहीं पता चला ऐसे वंदे मातरम सॉन्ग से कहीं कंपेयर कर रहे हो, ये वंदे मातरम न्यूज़पेपर है कि भाई ये पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा है, इसको रोका जाए, है ना। तो ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह पैम्पलेट्स वगैरह छापे जाते थे, तो उसमें जो आपका पैम्पलेट वंदे मातरम है ये अरबिंदो घोष के द्वारा छापा जाता था। तो ये मैं उस टाइम पे ये सोच रहा था कि किस समिति से जुड़े हुए थे, तो मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपनी याद के लिए भी एक बार लिख दिया, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो एक बार और मेरा भी रिकॉयल हो जाए कि अरबिंदो घोष जो है अनुशीलन समिति से जुड़े हुए हैं या उसके हेड हैं। इसके बाद जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो इसको मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया, स्वदेशी मूवमेंट लाया गया। स्वदेशी मतलब भैया हम बॉयकॉट करते हैं सारी फॉरेन चीज़ों को, है ना, तो हम उनके गुड्स जो उनके सामान है उनको बॉयकॉट कर देंगे, ठीक है। बॉयकॉट कर देंगे गवर्नमेंट स्कूल को, कॉलेज को, गवर्नमेंट सर्विस को, कोर्ट को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को, म्यूनिसिपैलिटीज़ को, गवर्नमेंट एंटाइटल्स को, तो सबको हम क्या कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे। हम स्वदेशी मूवमेंट चला रहे हैं कि भैया भारत देश है हमारा, क्या होना चाहिए, सेल्फ रूल होना चाहिए। और यहीं पे ही दो आइडियोलॉजीज काम करी थी, एक थे मॉडरेट, एक थे एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट कहते थे भैया नहीं पैटिशन डालो ना, प्यार से बात करो ना। मॉडरेट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो कहते थे नहीं भैया प्यार व्यार से बहुत समझा लिया, इतने साल हो गए, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसी की वजह से
सूरत स्प्लिट देखने को मिला। सूरत स्प्लिट का मतलब ये है जो आइडियोलॉजीज थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट वाली, इनके बीच में क्लैश हुआ, जिसकी वजह से हुआ सूरत स्प्लिट, ठीक है। और उससे एक साल पहले मुस्लिम लीग, है ना, ध्यान रखना किस साल बना है, 1906 में। कौन सी जगह पे बना है, ढाका, है ना, आज बांग्लादेश की कैपिटल है, उस ढाका में मुस्लिम लीग बना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है। आगे ये कुछ सोसाइटीज़ हैं, याद रखनी है, मैंने एक ही जगह पे लिख दी हैं, जैसे अभिनव भारत सोसाइटी, इसके द्वारा वीडी सावरकर, और ये ध्यान में कर लेना वीडी सावरकर को, क्यों, क्योंकि इन पर अभी रिसेंट में मूवी भी आई है, अगर ध्यान में दो, ठीक है, तो ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं करंट वगैरह में जोड़ जाड़ के ऐसा कोई क्वेश्चन ना बना दे। तो अभिनव भारत सोसाइटी वीडी सावरकर है। अनुशीलन समिति अभी बताया अरविंदो घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी, जिसको हम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी कहते हैं, इसमें जनरली चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर, और अजमल खान, ठीक है। इसके अलावा है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको लास्ट में या लेटरली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बना दिया गया, और इसके जो हेड हैं या मैं बोलूँ फाउंडर है राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, जोसफ चंद्र चटर्जी, और ये तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट वाले हैं कि भैया चीर देंगे फाड़ देंगे वाले, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ इसमें मॉडरेट कौन है, तो ये चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ये मॉडरेट है कि भैया हम पैटिशन डालेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम क्या डालेंगे, पैटिशन डालेंगे, शायद अंग्रेज हमारी बात को किसी दिन समझ जाएं। आगे पंजाब नौजवान भारत सभा, ये भगत सिंह जी द्वारा है, ठीक है। और ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, महात्मा गांधी जी, ऑब्वियस बात है, अनटचेबिलिटी के लिए तो महात्मा गांधी का नाम आपको याद होना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस, SC बोस, ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज, है ना, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि ये सुभाष चंद्र बोस ने जो है बनाया था, नहीं, ऐसा नहीं है, आज़ाद हिंद फौज, लास्ट में यही आपका जो है इंडियन मिलिट्री बनी थी, है ना, इंडियन मिलिट्री जो है यही है आज़ाद हिंद फौज। तो मोहन सिंह द्वारा लीड किया गया था, बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसे ज्वाइन कर लिया था, तो इसलिए जनरली लोग सुभाष चंद्र बोस भी इसको ध्यान में रखते हैं, बट ध्यान रखना मोहन सिंह इज़ द राइट आंसर। फिर ध्यान में रखना है कि जब ये सारा कहानी चल रही है, कौन सी कहानी, कि सर बहुत सारे जो हैं यही आइडियोलॉजीज़ का क्लैश हुआ, सूरत स्प्लिट हुआ, इसके बाद कुछ नेताओं को जो है पकड़ लिया गया, और कुछ नेता जो हैं वो छोड़ के चले गए, कुछ ने रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद क्या चला भैया, हमारे भारत देश में आई हैं एनी बसंत, है ना, INC की पहली वुमेन कांग्रेस, ठीक है। तो इनके द्वारा चलाया गया होम रूल मूवमेंट, किसके द्वारा चलाया गया, बताया, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1916 में, ध्यान रखना है। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक क्या है, एक्सट्रीमिस्ट या मॉडरेट्स, तो अभी बताया सर एक्सट्रीमिस्ट हैं, बाल बाल पाल, है ना, तो ये क्या है, एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो चीर डालेंगे फाड़ डालेंगे वाले। एनी बसंत क्यों भारत आई थी, ये वॉलंटियर की तरह आई थी, थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें एज अ वॉलंटियर आई थी, और फिर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो लोग और ज़्यादा डिप्रेस हैं, तो इसलिए क्या चलाया, होम रूल मूवमेंट, कि भैया होम रूल चलेगा, तुम लोग भागो यहाँ से, ठीक। इसी दौरान एक इम्पॉर्टेंट सेशन हुआ जिसको हम कहते हैं लाहौर सेशन। इसमें क्या हुआ, जो कांग्रेस है ना, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑब्वियस बात है 1916 में कौन लीड कर रही थी INC को, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट और मुस्लिम लीग, मतलब जो आपका INC है और मुस्लिम लीग है, इनके बीच में एक सेटलमेंट हुआ, ठीक है, इसको हम लखनऊ पैक्ट नाम से भी जानते हैं, ध्यान में रखना। तो भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कब साथ में आई, लखनऊ सेशन में आई, ये ध्यान में रखना, 1916 में। वेरी इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, है ना, कि भैया कम्युनल बेसिस पे जो है वोटिंग करी जाएगी, मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट करेंगे, हिंदू हिंदू को ही वोट करेंगे, कम्युनल इलेक्टोरेट, वही डिवाइड एंड रूल वाली कहानी, ठीक है। तो वो डिवाइड एंड रूल वाला जो कहानी है ना, जो आज तक चलती हुई आ रही है, और कुछ लोगों की वैसे ऑब्वियस बात है जो आप देखते हैं दिक्कतें होती हैं, तो वही चीज़ है ना। तो कम्युनल इलेक्टोरेट, फादर कौन है, लॉर्ड मिंटो हैं, ध्यान में रखना। अब आते हैं मेन पर्सन, महात्मा गांधी, अराइवल ऑफ MK महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। कब आए भारत, 9 जनवरी 1915, और इसी उपलक्ष्य में हर 9 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखना। तो प्रवासी भारत दिवस कब मनाया जाता है, इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि भारत में जो है गांधी जी आए थे, कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से, आप सभी को कहानी पता होगी। जब भारत में आए तो ऑब्वियस बात है शुरू के 2 साल करीब तो उन्होंने भारत दर्शन किया अच्छे से, हर गांव में घूमे, समस्याएं देखी, क्योंकि इनका पहला काम ये था कि मैं अभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करा, नहीं तो 1915 में आ गए थे, 16 में होम रूल लीग हुआ, एनी बेसेंट ने उसको लीड करा, उसको ज्वाइन कर सकते थे, फोर्स भी किया गया था, पर इन्होंने कहा नहीं, पहले मैं भारत दर्शन करूंगा, है ना, पहले भारत को अच्छे से घूमूंगा, देखूंगा क्या समस्या है, कहाँ पे है। फिर जब आए भारत तो भैया आके सत्याग्रह में लग गए और केक खाया, है ना, केक ऐसे करके याद कर सकते हो,
केक का पहला वर्ड सी चंपारण, सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह करा। इसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह करा, और फिर कौन है, केई, तो केई मतलब खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह करा। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। 1917 में चंपारण, फिर अहमदाबाद 1918 और खेड़ा 1919 में। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो ऑर्डर पूछता है, सिंपल सा प्रश्न काफ़ी बार पूछता है कि भारत में आने के बाद सबसे पहला कौन सत्याग्रह करा, ध्यान में रखना, केक खाया तो चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। किस लिए करा, ध्यान में रखना, त्रिकथिया जो सिस्टम है बिहार में चंपारण है उसको हटाने के लिए। अहमदाबाद इसलिए करा गया कि भैया मिल ऑनर जो हैं वो वर्कर को प्लेग बोनस नहीं दे रहे थे, इसलिए करा। ठीक है, और खेड़ा में ऑब्वियस बात है क्रॉप फेलियर हुआ था, है ना, तो चंपारण और खेड़ा ये किसानों के लिए किया था, और जबकि अहमदाबाद वाला मिल ऑनर के लिए किया था। ठीक है, चलिए आगे है। जब 1919 में यह आंदोलन हुआ था, उसी के साथ में एक काला कानून जिसको हम रॉल्ट एक्ट कहते हैं, है ना, एक काला कानून आया था। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि कोई भी अगर भारतीय, है ना, अगर ब्रिटिशर्स का मन करा तो किसी भी भारतीय को पकड़ेंगे और उसका कोई भी ट्रायल नहीं कराएंगे, है ना। ऑब्वियस बात है, अब आपको पता ही है कि अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो जनरली उसको 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया जाता है। ठीक है, और फिर खुद इंक्रिमिनेशन नहीं होगा, खुद नहीं मान सकता। अगर मान लो प्रेशर डाल के बुलवाया कि मैंने अपराध किया तो वो भी नहीं माना जाएगा। बट उस टाइम पे ऐसा नहीं था, रॉल्ट एक्ट आया, इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स का जिसका मन करेगा उसको पकड़ लेंगे बिना किसी ट्रायल के, बिना उसका आरोप सिद्ध करे, है ना, पकड़ लेंगे और जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये रॉल्ट एक्ट है जिसको हम काला कानून भी कहते हैं। और इस जो रॉल्ट एक्ट है उसी टाइम पे हुआ ये कि पंजाब से भी ऐसे ही काफ़ी लोगों को जो है उठा लिया गया इसी काले कानून के थ्रू, कि भैया उठा लिया और पकड़ के जेल में बंद कर दिया। तो उसी के प्रोटेस्ट में जलियांवाला बाग मैसेकर, आप सभी ने सुना होगा, जलियांवाला बाग एक जगह है ना, अमृतसर में। तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। पीपल जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई ऐसा हंगामा नहीं था, नॉर्मल प्रोटेस्ट था कि भाई उनके जो भी लीडर जिनको अरेस्ट करा गया है उनको छोड़ दिया जाए, और ये जो काला कानून है ना, रॉल्ट एक्ट, इसको वापस ले लिया जाए। लोग इस पर क्या कर रहे थे, पीसफुली जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। हुआ क्या इसी टाइम पे, आपको कहानी पता ही है कि जनरल डायर जो कि कमांडर था, उसने जो केवल एक ही एग्जिट पॉइंट था उसको बंद करा और अंधाधुंध गोलियां चलाई। काफ़ी लोग उसमें मरे, आई थिंक अलग अलग डाटा है, काफ़ी लोग कहते हैं हज़ारों लोग संख्या में वहाँ लोग मरे हैं। ठीक है, और इसको चेक करने के लिए लास्ट में हंटर कमीशन आया। ये भी ध्यान में रखना कि हंटर कमीशन किस लिए आया था, तो ध्यान में रखना, टू चेक कौन गिल्टी है, और हालांकि लास्ट में जनरल डायर को गिल्टी नहीं माना था, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, है ना, रॉल्ट एक्ट जैसा जो है मैसेकर हुआ। ठीक, तो इसी के उसमें भाई अब कहा कि गांधी जी भी इसमें जुड़ चुके थे, है ना, ऑफिस वाले धीरे धीरे सत्याग्रह करा, तो उन्होंने देखा कि भाई इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा हम तुम्हारा जो है सहयोग ही नहीं करेंगे, अब किसी चीज़ में असहयोग आंदोलन चलाएंगे, हम तुम्हारा किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करने वाले, भाई तुम तो हमारे लोगों को ही मार रहे हो, है ना, और ऐसे कानून, रॉल्ट एक्ट जैसे कानून ला रहे हो कि किसी को बिना अपराध के ही आप जेल में डाल दे रहे हो। तो इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया सितंबर 4, 1920 में। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इसमें क्या कहा गया कि भाई हम असहयोग मतलब तुम्हारा कोई भी सहयोग नहीं करने वाले, और जो भी चीज़ें हैं वो अपने थ्रू चलाएंगे। तो सेम स्वदेशी की तरह, है ना, स्वदेशी मूवमेंट की तरह क्या हुआ कि बॉयकॉट कर दिया गवर्नमेंट स्कूल का, कॉलेज का, लॉ ऑफ कोर्ट, है ना। क्यों करा लॉ ऑफ कोर्ट का, भैया जब तुम कोर्ट का यूज़ ही नहीं कर रहे, है ना, तो ये गलत है। और जो भी जस्टिस होगा उसको पंचायत के थ्रू सॉल्व करना, लेजिस्लेटिव काउंसिल का बॉयकॉट करना, जितने भी फॉरेन क्लोथ हैं उनको बॉयकॉट करना, खादी यूज़ करना। पर देखा गया कि भाई खादी वगैरह जो है महंगी होने लग गई, है ना, काफ़ी लंबे समय तक जब लोगों ने जॉब्स वगैरह छोड़ी तो भाई ऑब्वियस बात है उनको, ऑब्वियस बात है भाई अपना जीवन यापन करना। ठीक है, तो लंबे समय तक खिंच गया ये, बेसिकली ऐसा देखा गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑनर्स, टाइटल्स वगैरह सब कुछ बॉयकॉट कर दिया गया। ठीक है, और इसी के निरंतर में, मतलब इसी के साथ साथ एक और मूवमेंट चलाया गया, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत जनरली जो वर्ड है खलीफा से बना है। ठीक है, तो ये जो कैंपेन है ये इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा चलाया गया। ठीक है, 1919 से लेकर 1922 तक सेम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट बिल्कुल पैरेलल रन कर रहे हैं। ठीक है, इसका काम ये था कि जो टर्की में, है ना, खलीफा होता था, खलीफा मतलब हेड कह सकते हो, तो टर्की में जो हेड था खलीफा था। ठीक है, ऑब्वियस बात है वर्ल्ड वॉर 1 में उसको हरा दिया गया था। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 1 जो है 1914 से लेकर 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, उसमें जो खलीफा है ना, अपर मोस्ट पोस्ट कह सकते हो मुस्लिम्स में। ठीक, तो जो खलीफा हैं ऑब्वियस बात है इनको वर्ल्ड वॉर 1 में हटा दिया गया था।
तो इसी के संदर्भ में जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया, ठीक, और एक साथ ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट चला, पैरेलली आप कह सकते हो चला, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी दिखाई दी, है ना, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट के थ्रू मुस्लिम्स भी इसमें जुड़े हैं और हिंदूज़ वगैरह जो है, ऑब्वियस बात है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, उसमें तो खैर हर कोई सहयोग कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, ऐसा मान के चल सकते हैं। फिर इसी बीच क्या हुआ, जब ऑब्वियस बात है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल ही रहा था, तो एक इंसिडेंट हुआ जिसको हम कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट। और एक स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का यहाँ पे था कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इसी तरीके से चलता रहा तो जल्दी हमें आज़ादी मिल जाएगी। बट उसी बीच में, है ना, 1922 के करीब में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जिसको आप कह सकते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड कर दिया था गांधी जी ने। क्यों? क्योंकि गांधी जी चाहते थे भाई हम अहिंसा, है ना, अहिंसावादी हैं, हिंसा नहीं करेंगे, अहिंसा, कोई हिंसा नहीं करने वाले, हम अहिंसावादी हैं, है ना, हिंसा नहीं करेंगे किसी प्रकार की। अब चौरी चौरा में क्या हुआ कि भाई लोग जो है वो पिकेटिंग वगैरह कर रहे थे, है ना, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। पिकेटिंग का मतलब होता है घेराबंदी करना, बिना हथियार के बस घेर लेना, ठीक है, और जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि भाई वहाँ पे पुलिस वालों ने फायर कर दिया, किस पे? उन जो भी आपके प्रोटेस्टर हैं उन पे। इसी के रेट्रोस्पेक्टिव इन्होंने क्या करा, लोगों ने क्या करा, उन भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और उसके बाद जो है पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे क्या लगभग 23 पुलिसमैन मर गए और 3 सिविलियंस मर गए, ठीक है। तो गांधी जी को लगा भाई ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं, ये तो अहिंसावादी चला रहे हैं, हिंसा हमें करनी ही नहीं है, और यहाँ पे लोग अगर हिंसा कर रहे हैं तो ये अहिंसा का मतलब समझे ही नहीं। इसलिए महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक दिया। और जबकि लोगों को लग रहा था कि शायद अब, है ना, जो है आज़ादी मिल जाएगी। बट देखो जरा समझो, आज ये आइडियोलॉजीज़ की हमें कितनी ज़रूरत है कि मासिस जो है अगर हिंसा पे उतर आए, है ना, तो महात्मा गांधी जी ने कहा भैया हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस पे काम करना है, वायलेंस पे काम नहीं करना है ना। और आजकल की मूवीज़ हमें क्या सिखाती हैं भैया? वायलेंस, वायलेंस और वायलेंस, है ना। तो इन चीज़ों को ज़रा समझ के देखिए। और बाकी जो हमारा यूथ है वो इसी चीज़ की ओर ज़्यादा जो है आगे बढ़ रहा है, तो वायलेंस उनको बड़ा पसंद है। पर ज़रा समझिए, फ़ायदा किसी का नहीं होता इससे। इतना बड़ा जो मूवमेंट है वो बंद कर दिया गया महात्मा गांधी जी द्वारा कि भाई जब यहाँ के लोग जब तक हिंसा को छोड़ेंगे नहीं, जब तक भैया उस आज़ादी का भी हम कोई भी बेनिफिट नहीं उठा सकते, ठीक है। तो महात्मा गांधी हाल्टेड नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द नेशनल लेवल ऑन 12 फरवरी 1922। तो आप समझ सकते हो कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का एंड हुआ वो किसके थ्रू हुआ या किस इंसिडेंट के थ्रू हुआ, तो चौरी चौरा हुआ, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज काकोरी रॉबरी, काकोरी, है ना, काकोरी कांड भी कहते हैं इसे। तो 19 अगस्त 1925 को हुआ था क्या भाई? ट्रेन में जो है आपको पता ही है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद और रोशन सिंह, इन्होंने आपको पता है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था, है ना। अब ऑब्वियस बात है अगर आप कोई गुट बना रहे हो तो उसके लिए चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब इन लोगों को यही समस्या है कि सर पैसा कहाँ से आएगा, तो उन्होंने कहा भैया ये ट्रेन आएगी, है ना, और इसमें जो है ब्रिटिशर्स पैसा लेके जाते हैं और इसी को हम लूट लेंगे। और वो जगह ट्रेन जो जगह है उसका नाम है काकोरी, ठीक है। तो काकोरी में क्या करते हैं, ये चारों पर्सन उस ट्रेन को लूट लेते हैं, उसमें जो ब्रिटिशर्स का जो पैसा जा रहा होता है उसको लूट लेते हैं। हालांकि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता वो, है ना, कहीं से मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है और बड़ा अमाउंट वो नहीं होता। फिर आगे बढ़े तो 1928 करीब की बात है जहाँ पे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ। अब ये लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस क्यों किया गया? तो भैया जो जॉन सॉन्डर्स थे, है ना, ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट था पुलिस के। तो भगत सिंह और सुखदेव ये सुखदेव राजगुरु है, ये शिवराम राजगुरु नहीं, सुखदेव, है ना, अच्छा शिवराम राजगुरु ये, सॉरी आई एम सॉरी फॉर डैट, इसको थोड़ा सा करूँगा, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भगत सिंह और जो राजगुरु हैं इन्होंने जॉन सॉन्डर्स जो कि पुलिस असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट था उसको मार दिया था। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि साइमन कमीशन, है ना, जो अगला टॉपिक है अभी, साइमन कमीशन भारत आया था। ये क्यों आया था भैया? ऑब्वियस बात है, रिफॉर्म करने के लिए, हर 10 साल में रिफॉर्म करने के लिए एक कमीशन भेजा जाता था। तो इस बार आया था साइमन के अंडर कमीशन, तो साइमन भारत आया था। इसमें क्या था कि चीज़ों को चेक करने के लिए, ऑब्वियस बात है भाई क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, है ना, क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको अगर चेक कराना है तो ऑब्वियस बात है उसमें इंडियंस भी होने चाहिए। पर ये जो 8 मेंबर्स आए थे ये सारे ही अंग्रेज़ थे, है ना, पहले, इसलिए जो है ऑब्वियस बात है इंडियन जो आप कह लो प्रोटेस्टर्स हैं, इनको दिक्कत हुई कि भाई आप यहाँ चेक करने आ रहे हो चीज़ों को कितना सुधार हुआ है, उसमें सारे इंग्लिश मैन ही हैं, तो वहाँ जाके क्या रिपोर्ट देंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है,
है ना। तो ऑब्वियस बात है, ये तो अनफेयर है। तो इसीलिए साइमन कमीशन का बॉयकॉट करने के लिए जो है जो आपके लाला लाजपत राय हैं, है ना, लाला लाजपत राय हो गए, इन्होंने जो है प्रोटेस्ट करा। प्रोटेस्ट यही था कि भाई साइमन कमीशन गो बैक, यही नारे थे, आपने देखा भी होगा एनसीईआरटी में, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो ये नारे चल रहे थे। उसमें क्या हुआ कि भाई भीड़ में भगदड़ हो गई, और उस भगदड़ में जो लाला लाजपत राय हैं इनको जो है पुलिस की लाठी पड़ गई। और पुलिस की लाठी जब पड़ी तो ऑब्वियस बात है लाला लाजपत राय बहुत गंभीर रूप से घायल हो गए थे, और लास्ट में ऑब्वियस बात है 2-3 बार उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो लाला लाजपत राय का अगर आप देखो मृत्यु कैसे हुई, तो वो कहीं ना कहीं साइमन कमीशन इसका रीज़न था, है ना। प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठी चार्ज हुआ, लाठी लगी और वो मर गए। और उसी भीड़ में देखेंगे तो उसका जो लाइव जो उन्होंने देखा वो थे भगत सिंह, है ना। भगत सिंह ने जो है लाइव देखा कि किस तरीके से लाला जी को जो है लाठी मार दी है और वो जो है मर गए हैं। ठीक, तो उसी का बदला लेने के लिए ये जो जॉन सॉन्डर्स है ना, इसी के लिए मारने के लिए जो है कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र रखा गया कि भाई इसको मारना है, इसने जो है लाला जी को मारा है। ठीक है, तो ध्यान रखना भगत सिंह और राजगुरु किस केस में जो है, फांसी भी लगभग इसी केस में हुई थी, हालांकि फांसी 2 केस में हुई है। एक आप देखेंगे कि सेंट्रल असेंबली में इन दोनों ने बम जो है वो रख दिया था, हालांकि वो बम फूटा नहीं था, बस मैसेज था कि भाई जो है आप लोग यहाँ से जो है चले जाएं, अदरवाइज जो है हम इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब भगत सिंह के बारे में है, थोड़ा सा जनरली क्वेश्चन आता है। इनका कहना था कि जो रेवोल्यूशन है वो बाय द मासेस फॉर द मासेस से ही आएगा। इन्होंने पंजाब नवजवान भारत सभा रखी, बुक लिखी थी वाई आई एम एथीस्ट, और मैंने बताई है कि भाई 2 केसेस की वजह से जो है भगत सिंह को ऑब्वियस बात है फांसी हुई थी। एक तो वही लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चल रहा था, दूसरा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें जो है बॉम्ब रखा था। ठीक है, तो रखा किसने था ये भी ध्यान में रखना। भगत सिंह के साथ बटू केशवर दत्त थे, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि बटू केशवर दत्त वगैरह ने जो है जेल में ही जो है आई थिंक फास्टिंग वगैरह करी थी, जिससे इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अच्छा, बम बनाने की विधि किसने लिखी थी ये भी ध्यान में रखना, भगवती चरण वोहरा ने। और आपको पता है 23 मार्च इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है हैंग कर दिया गया था, फांसी दे दी गई थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नेहरू रिपोर्ट, उसी दौरान नेहरू रिपोर्ट भी आई। नेहरू रिपोर्ट जो है ये हेड करी गई थी मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं, और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके सेक्रेटरी थे, है ना। 2 जने थे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ठीक, और अदर मेंबर देखना चाहो याद कर सकते हो, अच्छी बात है, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेहरू रिपोर्ट की खास बात क्या थी, इन्होंने कहा कि भैया हमें डोमिनियन स्टेटस दे दो। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये है कि भैया हमारे ऊपर होगी तो रानी ही, बट अपने देश पे रूल हम खुद ही करेंगे, है ना, खुद ही करेंगे, खुद ही अपना शासन जमाएंगे, बट रानी की देखरेख में, रानी देखरेख करेंगी, है ना। मतलब एक तरीके से वाइसरॉय हम ही होंगे, ऐसा मान के चल सकते हो। वाइसरॉय नहीं होगा, वाइसरॉय वाला पद नहीं होगा, हम खुद ही अपनी देश को देखरेख करेंगे, है ना। डोमिनियन का मतलब ये होता है कि हम सोवरिन नहीं है, है ना, देखरेख आप करोगे, हमारे एक्सटर्नल अफेयर को आप ही संभालोगे, विदेश में किससे बात करनी हो आप ही करोगे, देख रेख रानी ही करेंगे। बट भाई जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल सेल्फ बॉडी है, वो सब हमारे ही लोग चलाएंगे, ये बस कहना था, ये है डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, और जो आप अलग अलग ये इलेक्टोरेट बना रखे हैं कि मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट करेगा, है ना, तो इसको हटा दो, जॉइंट इलेक्टोरेट करो, है ना, और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सीट रिजर्व कर दो। ठीक है, जैसे आज है माइनॉरिटीज़ की सीट रिजर्व रहती हैं, SC ST की सीट्स रहती हैं, और पर उनको वोट कोई भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि माइनॉरिटीज़ माइनॉरिटी को वोट देगा, है ना, हिंदू हिंदू को ही वोट देगा, मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट देगा, ऐसा नहीं। लिंग्विस्टिक प्रोविजंस बनाओ, मतलब जैसी भाषा है उसके अकॉर्डिंग उतना ही प्रोविंस बना दो, उतना ही राज्य बना दो। फुल प्रोटेक्शन दो कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम को, मुस्लिम के लिए भी ऑब्वियस बात है, इसमें पूरी बात लिखी गई है। इसी के रेस्पेक्ट में जिन्ना के भी 14 पॉइंट आए, ये ध्यान में रखना है। ये क्रोनोलॉजी भी पूछता है, तो वो आपको मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। उसी दौरान बरदोली सत्याग्रह हुआ था, हेड कौन इसने किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। और बरदोली की ही वुमेन ने उन्हें सरदार जो नाम है ना वो दिया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हम बोलते हैं, सरदार जो नेम है वो बरदोली की ही वुमेन ने उस टाइम पे जो सत्याग्रह हुआ था उसी के दौरान दिया था। चलिए नेक्स्ट है लाहौर सेशन, इंपॉर्टेंट है, वाई, क्योंकि इसके प्रेसिडेंट पहली बात कौन है ये भी पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी, तो किस सेशन के थ्रू पूर्ण स्वराज की मांग हुई है, तो यह है लाहौर सेशन, ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज, भैया जब बात अपने हित में नहीं चल रही है तो भाई गांधी जी ने कहा
है ना, कि हम अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट करेंगे, क्योंकि भाई आप लोग जो है काम ढंग से नहीं कर रहे हो, बातें नहीं मान रहे हो, किसी को भी जेल में डाल रहे हो, तो हम लाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। ये शुरू कैसे हुआ था? दांडी मार्च सुना होगा, 12 मार्च से 6 अप्रैल। तो जो 12 मार्च का दिन है, इसी दिन दांडी में ऑब्वियस बात आपको पता ही है, सॉल्ट टैक्स अबॉलिश किया गया था, अब हम सॉल्ट टैक्स नहीं देंगे, और उसी दिन से शुरुआत हो गई थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, है ना। भैया अब हम जो है ओबीडियंस करेंगे, मतलब तुम्हारी बातों को हम नहीं मानेंगे, ठीक। चलिए, इसी दौरान कुछ और बातें भी हुई हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। जैसे चिटगोंग आर्मरी रेड, ये कब हुई है? तो 17 अप्रैल 1930, और इसके लीडर कौन है? डायरेक्ट लीडर ही पूछता है, डेट नहीं पूछता बेसिकली। यहाँ सूर्य कुमार सेन हो गए और कल्पना दत्त हो गई। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट सुना होगा आपने, फ्रंटियर गांधी, है ना। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गाफर खान को कहा जाता है, पेशावर के हैं, है ना। और इन्होंने वहाँ पे जो है खुदाई खिदमतगार करके अपना जो है ग्रुप बनाया था, और उससे ही जो है चैनलाइज किया था, और इनको रेड शर्ट्स भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो खुदाई खिदमतगार के हेड कौन है, ये भी ध्यान रख सकते हो, खान अब्दुल गफ्फर खान, या फिर फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए, इसी दौरान भैया ये कहा गया कि भाई आप टेंशन मत लो, हम हर काम अच्छे से करेंगे, तो आओ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस टाइम पे बड़ा दौर था, बड़ा प्रचलन था कि भैया ऐसी गोल मेज होगी, है ना, गोल मेज सम्मेलन इसलिए कहा जाता है, गोल मेज होगी, इसी के चारों ओर हम बैठेंगे, इधर एक हेड बैठा होगा, इसके अपोज में जो अपोजिशन का लीडर होगा वो यहाँ बैठेगा, बाकी सब लोग यहाँ बैठेंगे, और लाइव बात चलेगी, है ना, और जो भी कंक्लूजन होगा निकाला जाएगा। तो उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया कि आओ ब्रिटिश, आओ जरा ब्रिटिश तो घूमो, है ना, और देखो यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, और आओ यहीं पे हम कंक्लूजन निकालेंगे हर चीज़ का। तो भाई उस टाइम पे जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, लगभग सभी ने जो है वहाँ पे उसको, मतलब वहाँ गए नहीं लोग, है ना। जैसे आप देखोगे महात्मा गांधी, इन्होंने भी जो है उस वहाँ सम्मिलित नहीं हुए, जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ नहीं गए, ठीक है। तो गए कौन थे? कुछ जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट गए थे, और वहाँ पे बी आर अम्बेडकर गए थे। इन्होंने कहा भैया हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो डिप्रेस क्लास को। ऑब्वियस बात है भाई, अब हमें लगता है, बट उस टाइम पे डिप्रेस क्लास जो थी, जो निम्न वर्ग था, या मैं बोलूँ जो लोअर कास्ट वाले लोग थे, बेसिकली यही वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, वाई, क्योंकि जो लोअर क्लास वाले लोग थे उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेस करा जाता, अनटचेबिलिटी थी। तो उन्होंने कहा भैया यहाँ पे हमें अपना खुद का रिप्रेजेंटेशन दो, है ना, तो सेपरेट इलेक्टोरेट कर दो डिप्रेस क्लास के लिए, ठीक। फिर यहाँ पे गांधी इरविन के बीच में समझौता हुआ। ऑब्वियस बात है, इरविन वॉज द वाइसराय एट दैट टाइम। तो कब हुआ? इसको दिल्ली पैक्ट नाम से भी जाना जाता है, 5 मार्च 1931 को हुआ, ठीक। फिर इसमें क्या शर्तें रखी गई कि भाई आप तुरंत ही छोड़ दें उन प्रिजनर को जिन्होंने कोई भी वायलेंस नहीं किया, और उनको ज़बरदस्ती पकड़ के आपने जेल में डाला है। फिर उसके बाद उन पे जो भी फाइन नहीं लगा उनको हटा दो, ठीक है, और जितनी भी ज़मीनें हैं बेची गई हैं थर्ड पार्टीज़ को, वो वापस कर दो। इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑब्वियस बात है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में भी काफ़ी लोगों ने जो है ऑब्वियस बात है क्या करा, जॉब्स छोड़ी, है ना, कॉलेजेस वगैरह नहीं गए। तो ये सब जितने भी काम हुए हैं, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने भी यहाँ रिज़ाइन करा है, उनको उनके साथ नरमी से आप जो है पेश आएंगे। और राइट टू पीसफुल और नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग, तो घेराबंदी अगर कोई कर रहा है ना, पीसफुल घेराबंदी कर रहा है, तो भैया उसको आराम से किया जाने दीजिए, ठीक। तो उसके बाद हुआ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसमें जवाहरलाल नेहरू नहीं गए। यही क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जवाहरलाल नेहरू ने जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को जो है ज्वाइन किया था, तो आंसर इज नो। इसके बाद कम्युनल रिवार्ड दिए गए, है ना, जो बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि भैया आप कम्युनल इलेक्टोरेट बनाओ, तो उस पर बात हो गई थी कि पूना पैक्ट बनाया गया। पूना पैक्ट को ही कम्युनल अवार्ड कहा जाता है ना, कि माइनॉरिटीज़ जो है माइनॉरिटीज़ को ही वोट दे सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है। मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बातें यहीं से ली गई हैं, ये ध्यान में रखना है, और ये मैं आपको पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। आगे आते हैं अगस्त ऑफर पे। अगस्त ऑफर 1940 के अगस्त में आया, और तो इसलिए इसका अगस्त प्रस्ताव नाम रख दिया गया है। इसमें कहा गया भैया देखो, क्योंकि आपको पता है 1939 से 1945 तक, है ना, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, है ना। तो भाई ब्रिटिशर्स को लगा कि हमारी आर्मी जो है क्यों जाए, है ना, और इंडियंस पे हमने राज किया है, तो इन्हीं के जो है हम युद्ध में भेजेंगे। तो हमसे कहा गया अगर आप युद्ध में हमारा साथ देते हो, तो हम वॉर ख़त्म होने के बाद आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस का मतलब कि भैया रानी ही राज करेंगी, और उसके अंडर आप लोग अपना जितना भी देश का कार्यभार है वो संभालेंगे, ठीक है, रानी के अंडर ही काम चलेगा। कहा क्या गया भैया ये सब पुरानी बातें हो गई, हम तो डोमिनियन स्टेटस 1928 में मांग रहे थे नेहरू रिपोर्ट में,
अब तो 12 साल बीत गए, अब हमें डोमिनियन तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए भैया पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देते हो दो, नहीं तो भैया अगस्त ऑफर को हम ठुकरा रहे हैं, है ना। तो कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर, ठीक है। तो उन्होंने भैया अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया, हमें डोमिनियन चाहिए नहीं, ये तो सब रैलिक ऑफ पास्ट हो गया है, पास्ट का कूड़ा हो गया, कचरा हो गया, ये नहीं चाहिए अब हमें। 1940 में देख रहे हो अगस्त, उसके बाद जस्ट सितंबर, उसमें आप देख रहे हो इंडिविजुअल सत्याग्रह करना शुरू करा। और क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहला जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है, भैया अगर हम बाहर आके सत्याग्रह कर रहे हैं तो तुम हमें पकड़ रहे हो, अब हम खुद इंडिविजुअल सत्याग्रह करेंगे। तो उसमें सबसे पहले करा है विनोबा भावे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने किया है, तो विनोबा भावे ने किया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं भैया, बात नहीं बनी कि युद्ध में तो साथ दे नहीं रहे, तो भैया चलो एक बार और क्रिप्स को भेजते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया, ठीक है। इन्होंने कहा भैया हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, कब, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा। फिर वही कहानी, अरे भैया हम 1940 में क्लियर कर चुके हैं, हमें अब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और तुम अब भी फिर वही बात कर रहे हो, हम तो नहीं मानते। फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बी कन्वीन्ड, हम क्या करेंगे, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे कि भैया लिखो अपना संविधान। ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सम कंडीशन, कुछ कंडीशन पे जो है नए संविधान को मान लिया जाएगा। डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन ब्रिटिश हैंड, पावर ऑफ गवर्नर जनरल विल रिमेन इंटैक्ट। मतलब क्या है, तुम राज करो, गवर्नर जनरल देखरेख करेगा, है ना, गवर्नर जनरल देखरेख करेगा, ये ध्यान में रखना, और जो डिफेंस होगा वो भी हमारे हाथ में होगा। तो भैया उन्होंने कहा पागल हो गए हो, है ना, हमें क्या चाहिए, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और तुम डोमिनियन की बात कर रहे हो, अभी नहीं चाहिए, नहीं चलेगा, हमको नहीं जमता, है ना। फिर इसके बाद आता है भैया, जब ये क्रिप्स मिशन आया 1942 में ही, तो उसी टाइम पे 1942 में ही चला क्या, भारत छोड़ो भैया, अब तो छोड़ ही दो, हमें नहीं चाहिए कोई भी डोमिनियन स्टेटस, अब तो हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज चाहिए, अब तो हम खुद ही राज करेंगे, हम सोवरेन बनेंगे, हमें कोई एक्सटर्नल बॉडी हमारे अफेयर्स को कंट्रोल नहीं करने वाली, है ना। तो क्विट इंडिया मूवमेंट किसके द्वारा, एक यहाँ पे जो फेमस डायलॉग है डू और डाई, किसके द्वारा दिया गया है, भाई महात्मा गांधी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग एट बॉम्बे, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है बॉम्बे में जो है उनका एकजुट हुआ, और उन्होंने कहा भैया अब हम लॉन्च करते हैं क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो। और गांधी जी ने कहा भैया करो या मरो, डू और डाई, है ना, डू और डाई, करो या मरो, बस खत्म बात, अब आज़ादी ही चाहिए। आज़ाद हिंद फौज, लेटर इंडियन नेशनल आर्मी, बताया मैंने किसके द्वारा जो है ये बनाया गया, तो मोहन सिंह के द्वारा। कहाँ बनाया गया ये भी ध्यान में रखना, सिंगापुर में बनाया गया, ठीक है। इनको कमांडर रखा गया इंडियन नेशनल आर्मी का, सुभाष चंद्र बोस ने इसको बाद में ज्वाइन करा, कब, 1943 में, ठीक है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है ना डायलॉग सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इसी जो है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने जब ये इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करी तब ऑब्वियस बात उन्होंने फेमस डायलॉग दिया था, ठीक है। बाकी कैबिनेट मिशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। INA ट्रायल, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। इस INA ट्रायल में ये हुआ कि हमारे इंडियन नेशनल आर्मी है ना, इसमें जो है ऑब्वियस बात है बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था, ठीक। तो ऑब्वियस बात है आर्मी का सिंपल सा रूल है, सबसे पहला रूल यही होता है आर्मी में कि भैया डिसिप्लिन, है ना, द फेमस वर्ड इज डिसिप्लिन, सबसे पहला वर्ड ही यही है आर्मी के लिए कि भैया डिसिप्लिन है ना। तो ऑब्वियस बात है जब बॉयकॉट करा तो ऑब्वियस बात है डिसिप्लिन तो नहीं रहा। अब जब डिसिप्लिन नहीं होता तो आपको पता है वहाँ पे एक आर्मी में वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल हुआ 3 पर्सन्स का, ठीक है, उसके नाम की मैं चर्चा करूँगा, तीनों ही नाम की। तो उसके लिए इंडियन आपका जो नेशनल आर्मी है इसके लिए ट्रायल चलाए गए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ये सब पॉलिटी में पढ़ा चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा, अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक। अब इसमें कुछ बातें, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 18 जुलाई 1947। बाकी कहानी मैं पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है। तो इस दोनों ही क्लासेस को अगल बगल में देखिएगा तो कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर होंगे। ड्यूरिंग पार्टीशन प्रेसिडेंट ऑफ INC वाज आचार्य JB कृपलानी। तो भैया पार्टीशन के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो ध्यान रखना JB कृपलानी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सुभाष नहीं, सब ए आज़ादी है ना, सुब ए आज़ादी, सुब SUBH है ना, सुब ए आज़ादी, जिसको हम कहते हैं डाउन ऑफ फ्रीडम। ये किसके द्वारा पोएम लिखी गई, तो फैज अहमद फैज के द्वारा लिखी गई है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, INA ट्रायल अभी मैंने बताया, रेडफोर्ड ट्रायल भी कहते हैं। तो उसमें जो पर्सन्स हैं जिनको ये ट्रायल में लिया गया था, है ना, जिनका कोर्ट मार्शल किया जाना था, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शाहनवाज खान, ठीक है। तो जब ये ट्रायल किया जा रहा था तो रेड फोर्ट के बाहर काफ़ी लोगों ने
धरना दिया था, ठीक है, कि भैया इन्होंने जो है अपनी ड्यूटी अच्छे से करी है, अब बॉयकॉट हुआ है तो इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ठीक। तो खैर ये था हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, और लगभग 10 पन्नों में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। जब आप रिवीजन करेंगे ना, मात्र 10 पन्ने पढ़ने, टोटली आई थिंक 20 करीब होंगे, 21 पन्ने हैं, हिंदी में भी लिखा है तो आधा आधा मान लीजिए, तो लगभग 10 या 10.5 पन्नों में आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कवर करा दिया। ऐसे ही 30-40 पन्नों में मतलब आप मान के चलिए आपका जो पूरा एंशिएंट है, मिडाइवल है और मॉडर्न है, ये मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में एंशिएंट और मिडाइवल एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करा दूंगा। मॉडर्न इसलिए क्योंकि ऑब्वियस बात है थोड़ा यहाँ पे हमारा ज़्यादा मार्क्स का भी बनता है और इसमें क्वेश्चंस या टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो ऑब्वियस बात है इसलिए थोड़ा सा इसमें एक ही सेशन मैंने इसके लिए अलग लिया है। बाकी एंशिएंट और मिडाइवल मैं एक साथ पढ़ाऊँगा, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे इसको देखेंगे इन फ्यूचर तो ऑब्वियस बात है आप इसको लाइक ज़रूर करना, पसंद आता है तो, ठीक है। मैंने इसको सिंपल जो है कहानी बेस पे इसको कहने की कोशिश करिए। काफ़ी बातें आप मान के चलिए मैंने अपने मन में ही दबा दी है ना, बताना चाह रहा था बट नहीं बताया। वाई? टाइम एक सबसे बड़ी दिक्कत। दूसरा, अगर मैं कोई नई बात बोलूँगा ना तो फिर उसको समझाने के लिए मुझे 3 बातें और बोलनी पड़ेंगी, जो कि इस वक्त के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कभी जब डीप में सेशन आएगा तो वो अलग चीज़ है, तब वो पूरी कहानी में कहूँगा, तब मुझे मज़ा भी आएगा। इसलिए मैं बीच में काफ़ी बार रुक रहा हूँ ताकि मैं कुछ और नई चीज़ ना बोल दूँ, ठीक है। तो क्लास को इतना ही रखता हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।